गाइस आप लोग सब वीडियो वगैरह देख के आए वर्नियर कैलिपर का, स्क्रू गेज का, या नहीं देख के आए? एक मिनट। वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज दोनों का देखना चाहिए था आपने। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जिसको जो समझ में आता है वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज में पढ़ा लेता हूँ, उसके बाद आप लोग देख लेना कि क्या करना है। ठीक है, यस मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जैसे वर्नियर कैलिपर बोला मैंने, तो वर्नियर कैलिपर कैसे होता है आपको सबको पता ही कि वर्नियर कैलिपर होता कैसे है, राइट? तो वर्नियर कैलिपर में मैंने जैसे आपको बोला कि यहाँ पे ऐसे दो जॉज रहते हैं, ऐसे ये एक पूरा का पूरा ऐसा वाला एक जॉ रहता है, ये वाला चीज, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं मेन स्केल, ये होती है मेन स्केल। मैं फटाफट फटाफट दो एक 5 मिनट में इसका रिवीजन कर रहा हूँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ये हो गया मेन स्केल। उसके बाद इसके ऊपर एक रहती है जो ऐसे वर्नियर, ये यहाँ पे ये जो रहती है वो वर्नियर स्केल रहती है, जो इसके ऊपर ऐसे मूव कर सकती है, ठीक है। तो ये जो चीज होती है ये मूव कर सकते हैं, मतलब मैंने इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट डाला, तो ये ऑब्जेक्ट सपोज मैंने कुछ डायमीटर मेजर करने के लिए इसके अंदर डाल दिया, तो ये मूव करेगी, राइट। मतलब सपोज एक ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, सपोज ऑब्जेक्ट इतना बड़ा मैंने लिया, तो ये पूरी की पूरी जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल यहाँ पे स्थिर हो सकती है, राइट। ये आपने देखा है। एक मिनट गाइस। दिख रहा है अभी? आवाज प्रॉपर आ रहा है? आवाज प्रॉपर आ रहा है, कम आ रहा है? जल्दी बनाओ क्योंकि मुझे निकलना है। एक मिनट गाइस, आवाज प्रॉपर आ रहा है क्या? ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, तो ये वर्नियर कैलिपर था। वर्नियर कैलिपर में एकदम सिंपल, मैंने आपको क्या बोला था, वर्नियर कैलिपर में एकदम सिंपल चीज थी ऐसे कि यहाँ पे मेन स्केल थी, ठीक है। अब मेन स्केल क्या होता है? जो मेन स्केल होती है, मैंने क्या बोला कि कोई भी सपोज, मतलब कोई भी चीज का लिस्ट काउंट क्या होता है, कोई भी चीज का लिस्ट काउंट क्या होता है? सबसे मिनिमम जो डिवीजन होती है, जो अपन मेजर कर सकते हो, लिस्ट काउंट होता है। तो कोई भी, मैंने आपको एकदम सिंपल बोला था कि 1 mm अपना नॉर्मल स्केल का होता है। 1 mm के 10 पार्ट्स मैंने किए, तो 0.1 mm मेजर करने के लिए तो आंखों से दिखेगा नहीं, लेंस लगाना पड़ेगा। इसके वजह से क्या किया इंजीनियर ने, जुगाड़ लगाया, उसने दो स्केल्स ली, ऐसे ऐसे दो स्केल्स ली, और इन दो स्केल्स में क्या किया, उसने ये अलग अलग से पार्ट कर दिए, 1 2 3 4 5 ऐसे पार्ट कर दिए, राइट। तो ये पार्ट करने के बाद यहाँ पे उसने एक मेन, ये इसको बोलते हैं मेन स्केल। उसके बाद उसने क्या किया, एक वर्नियर स्केल ली जिसके पार्ट थोड़े से कम किए, तो कम मतलब बेसिकली देखो, यहाँ पे मैं वापस ड्रॉ नहीं करता, मैं यहाँ पे ही दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मेन स्केल थी, इस मेन स्केल में उसने 10 पार्ट किए थे, ठीक है। अब ये हर एक जो चीज है वो 1 mm है, ये हर एक चीज का 1 mm है। तो 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm ऐसे करके 10 mm। तो ये थी अपनी मेन स्केल। उसके जस्ट नीचे मैंने लिखी है वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल देखो क्या है,
वर्नियर स्केल के भी 10 पार्ट है, लेकिन वो थोड़ी छोटी है, मतलब 9 mm में उसने 10 पार्ट्स किए। अब 9 mm में 10 पार्ट्स की तो क्या हुआ, 0.9, 1.8, 2.7, 3.6 ऐसे पार्ट्स हो गए। अब ये दो स्केल्स है, देखो दो स्केल को यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका जो लिस्ट काउंट है, लिस्ट काउंट मतलब क्या, जो मिनिमम मेजर कर सकता है वो कम कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से मैंने क्या किया, जैसे मैंने वर्नियर के जॉज में, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बोला था वर्नियर के जॉज में 0.1 mm का ऑब्जेक्ट डालता हूं, यहाँ पे देखो जैसे इस केस में मैंने 0.1 mm का ऑब्जेक्ट डाला, तो वर्नियर स्केल 0.1 mm से आगे जानी चाहिए। तो जैसे ही 0.1 mm से आगे गई, तो अब देखोगे इसका जो फर्स्ट डिवीजन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे ओके, रब नहीं होगा क्योंकि ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका जो जो फर्स्ट डिवीजन है, ये वाला पार्ट, ये इसके साथ कोइंसाइड होगा। जब मैं 0.1 mm डालूंगा, जब 0.1 mm का ऑब्जेक्ट डालूंगा, वर्नियर स्केल 0.1 आगे जाएगी। तो अपन क्या देखते हैं, देखो वर्नियर स्केल में हम लोग क्या देखते हैं कि कौन सा वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है कोइंसाइड हो रहा है वो देखते हैं रीडिंग में। तो ये क्यों देखते हैं, क्योंकि देखो 0.1 के बाद ये कोइंसाइड होगा, 0.2 के बाद कौन कोइंसाइड होगा, जब ये 0.2 मूव करेगा तो ये इसके साथ कोइंसाइड होने वाला है। 0.3 सपोज mm का ऑब्जेक्ट होगा, तो ये 0.3 mm वर्नियर स्केल आगे ऐसे जाएगी। तो बेसिकली ये वाला चीज के साथ कोइंसाइड होने वाला है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड ऑफ वर्नियर डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल। अब मैंने बोला सिक्स्थ, मुझे बताओ सिक्स्थ वाली डिवीजन कोइंसाइड कर रही होगी, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, 0.6 mm पे होगा। मैंने बोला एथ वाला कोइंसाइड कर रहा होगा, एथ वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल। अब कौन सा वाला मेन स्केल वो मैटर नहीं करता, तो 0.8 mm होगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, एग्जैक्टली 1 mm होगा तो क्या होगा, एग्जैक्टली 1 mm, पूरा का पूरा वर्नियर स्केल 1 mm से आगे जाएगा। मतलब बेसिकली ये पूरी की पूरी आपको जो ये दिख रही है अभी इस तरीके से वापस दिखेगी। ठीक है, इस तरीके से वापस स्केल ऐसे दिखेगी, राइट, पूरा 1 mm आगे गया। अब 1.1 होगा तो क्या होगा, तो वही फर्स्ट वाला वापस, लेकिन सेकंड मेन स्केल के साथ कोइंसाइड होगा। तो अब कौन से मेन स्केल के साथ कोइंसाइड वगैरह होता है वो सब जेई एडवांस में आता है, वो इतना ज्यादा अपने को जेई मेन के, और जेई मेन में सपोज आए तो अच्छे लेवल पे, नीट वगैरह में एकदम डायरेक्टली रीडिंग वाला चीज रहती है। ठीक है, तो एक ध्यान में रखना, तो 1.2 mm होगा, तो 1.2 mm में क्या होगा, देखो ये जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये कोइंसाइड होने वाला है थर्ड के साथ। तो सेकंड वर्नियर स्केल कोइंसाइड हो रहा है थर्ड मेन स्केल के साथ, लेकिन ये कौन से मेन स्केल का वो पूछते नहीं है, ये आपको मैं बता रहा हूँ लॉजिक किस तरीके से सोचना होता है। ठीक है, तो एक गाइस ध्यान में रखना, कभी भी ये चीज दिमाग में रखो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था नॉर्मल, मतलब वर्नियर स्केल मेन स्केल होता क्या है, राइट। अब मैंने एकदम सिंपल सा, मैं आपको याद एक छोटा सा यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, मतलब मैं दो ही चीजें ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि ये 1 mm है और ये जो था वो 0.9 mm है। ठीक है, तो ये हर एक चीज ये 0.9 mm है। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ये 0.9 mm है, तो ये जो डिस्टेंस रहा ना, ये 0.1 mm का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 0.2 mm का है। अब आप देखोगे, आप एकदम सिंपल सी मैं आपको बताता हूँ, व्हाट इज लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है, ठीक है, लीस्ट काउंट क्या होता है, मैं वैल्यू चेंज करता हूँ पहले, यहाँ पे देखो। अब लीस्ट काउंट क्या होता है, ये सपोज 1 mm है, ये 0.9 mm है, सो व्हाट इज लीस्ट काउंट। इस केस में लीस्ट काउंट क्या होने वाला है, जो मेन स्केल, देखो अब इसको हम लोग बोलते हैं मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, इसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन एंड वर्नियर स्केल डिवीजन के अंदर का डिफरेंस जो होगा वो होता है लीस्ट काउंट। तो कभी भी ध्यान में रखना, लीस्ट काउंट का ये फॉर्मूला होता है, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मतलब एक मेन स्केल की डिवीजन, एक वर्नियर स्केल की डिवीजन, ये बेसिक फॉर्मूला है, बाकी सब उससे डिराइव होते हैं। अब कैसे डिराइव होते हैं मैं आपको बताऊं। अब अपने को क्या करने का, जैसे इस क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन मुझे पता है, डायरेक्टली मैंने कैलकुलेट भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे 1 mm करूंगा और यहाँ पे 0.9 mm करूंगा, तो मेरा आंसर आएगा 0.1 mm। अब कुछ कुछ बुक्स में ना ये इससे करना होता है, कुछ कुछ बुक्स में अपने को कन्वर्ट करना होता है मेन स्केल में, मतलब वर्नियर स्केल को मेन स्केल में कन्वर्ट करो, मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन होती है ना, उसको मेन स्केल में आपको कन्वर्ट करना होता है। कैसे करोगे, तो देखो इसके लिए क्या करना है, एकदम सिंपल, ऐसा लिखा जाता है, मतलब ऐसा लिखा जाता है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। जैसे इस केस में देखो, ये अपना जो स्केल किया था अपन ने, यहाँ पे देखो देयर आर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये नीचे वाला देखो रेड वाला, सो देयर आर बेसिकली 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन
आर कोइंसाइडिंग विथ 9 मेन स्केल डिवीजन, ऐसा लिखा रहता है। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से कुछ कुछ चीजें आएगी, मतलब ऐसा लिखा रहेगा 10 वर्नियर स्केल डिवीजन आर कोइंसाइडिंग विथ, या फिर मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिखता, कोइंसाइड्स विथ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये कोइंसाइड्स विथ क्या, 9 मेन स्केल डिवीजन, ऐसा सब कुछ दिया रहेगा। तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विथ 9 मेन स्केल डिवीजन। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को इस तरीके से करना है, देखो मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ 10 वर्नियर स्केल डिवीजन दे आर कोइंसाइडिंग विथ 9 मेन स्केल डिवीजन, देन 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ हाउ मच मेन स्केल डिवीजन। तो आप लोग क्या करेंगे 9/10, तो इसका जो वैल्यू आया इस केस में इस पर्टिकुलर केस में आ गया 9/10 MSD, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो मेन स्केल डिवीजन हो गया, मतलब मेरा जो लिस्ट काउंट हो गया वो कैसे हो गया, देखो फॉर्मूला क्या आ गया, इस पर्टिकुलर केस में के लिए फॉर्मूला आ गया मेन स्केल डिवीजन डिवाइड बाय 10, बराबर। लेकिन ये इसके लिए आया, ये इसके लिए आया, आप ये चीज समझो, ये चीज समझो, ठीक है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, लिस्ट काउंट के ऊपर का ही पूछता हूँ, लेकिन ये देखो ये सब रिवीजन कर रहा हूं मैं, अब मैं एक लिस्ट काउंट के ऊपर का पूछता हूँ, ठीक है। आपको क्वेश्चन, आप मुझे बताओ कि आंसर क्या होगा, जो आपको मतलब इतना समझ में आए, मतलब कल के लेक्चर में। यहाँ पे देखो, अब मैंने सपोज ऐसा वाला कुछ स्केल बनाया, सुनो ना, ऐसा वाला स्केल बनाया, अब मैंने कुछ स्केल ऐसे बनाया, ठीक है, ये स्केल है, इसमें ये जो है वो 1 mm है, ये है मेरा मेन स्केल, सबका ये मेन स्केल डिवीजन इतने हैं, और वर्नियर स्केल इस तरफ है ऐसे, और मैंने बोला कि ये वाला जो पार्ट है वो 0.8 mm है, ठीक है, ये सब 0.8 mm है। तो अब मुझे बताओ इस केस में ऐसा कोई स्केल दिया तो मुझे बताओ इसमें लिस्ट काउंट क्या होगा, इसमें लिस्ट काउंट क्या होगा भाई, क्या दिख रहा है 1 mm 0.8 mm। तो बेसिकली सिंपल सी बात है ना, जब वर्नियर स्केल घूमेगा तो वर्नियर स्केल घूमने के बाद ये जो डिफरेंस है ये 0.2 mm का है, तो पहला ऑब्जेक्ट 0.2 होना चाहिए, फिर सेकंड ऑब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पे ये कितना है 0.4 mm का है, ठीक है, ये 0.2 mm 0.4 mm। तो मतलब ये कौन से ऑब्जेक्ट्स को मुझे बताओ कौन से वाले ऑब्जेक्ट, ठीक है, कौन से ऑब्जेक्ट हम लोग मेजर कर सकते हैं, 0.2 वाला कर सकते हैं, 0.4 वाला कर सकते हैं, ये सब ऑब्जेक्ट अपन कर सकते हैं मेजर, ठीक है, 0.2 0.4। उसके बाद क्या होगा, देखो इसका आप लोग आपको स्केल लगा देना है, मतलब इसका स्केल ये पॉइंट, देखो ये हो गया 0.8, ये हो गया 1.6, उसके बाद क्या 2.4। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से ऑब्जेक्ट के लेंथ हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो 2.4 हो गया, 3 हुआ है, तो यहाँ का वैल्यू कितना हुआ 0.6 mm। तो आप देखो यहाँ पे लिस्ट काउंट 0.2 mm का है, तो 0.2 0.4 0.6 0.8 ये वाले ही हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिसका लिस्ट काउंट होता है उतना मिनिमम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, इतना ध्यान में रखना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, या कुछ कुछ बुक्स में ऐसा लिखा रहता है, देखो कुछ कुछ बुक्स में ऐसा लिखा रहेगा। ये तो अपना हो गया क्वेश्चन एग्जाम्पल 1, ठीक है। अब एग्जाम्पल 2 ऐसा भी आ सकता है, ठीक है, इसमें बोला होगा फाइंड लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट निकालना है, और ऐसा दिया रहेगा 8 मेन स्केल डिविजन दे आर कोइंसाइडिंग विथ 10 वर्नियर स्केल डिविजन, ठीक है। तो फाइंड लिस्ट काउंट एंड 1 मेन स्केल डिवीजन लिया हुआ है, 1 मेन स्केल डिवीजन इज लेट्स से 1 mm। अब ये 1 mm की जगह 1 सेंटीमीटर दे सकते हैं, 2 mm दे सकते हैं, 3 mm दे सकते हैं, जिनको जो देना है वो दो, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे अभी, फिर 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके साथ, ऐसा करेंगे ना, तो कितना हुआ 8 बाई क्या हो गया, 8 बाई क्या हो गया 10 MSD हो गया यहाँ पे आंसर, ठीक है। तो ये 8/10 MSD हो गया। अब 8/10 MSD यहाँ पे ऐसा लिख दो, अब 8/10 MSD हो गया। फिर मेरा लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था, व्हाट इज लिस्ट काउंट 1 MSD माइनस 1 VSD, ये फॉर्मूला अपना मेन है, इसके अंदर ये डाल दो, तो 8/10 MSD हो गया। तो आंसर क्या आ गया, इसका आंसर क्या आ गया 2/10 MSD। समझ में आ रहा है तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ, सेम टाइप का। अब 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है 1 mm, तो 2 mm/10 मतलब कितना है 0.2 mm, इन दोनों का 0.2 mm ही था। तो ये बेसिकली लिस्ट काउंट वाला था, ये दिखेगा इसे कुछ तरीके,
इसका मैं ऊपर वाला जो वर्जन मैंने दिखाया है वो सेम ही, 2 क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन पूछने का तरीका अलग होता है लिस्ट काउंट के लिए। इतना समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? ठीक है, चलो जिन लोग प्रैक्टिस करे उनको जमेगा, जिन लोग ने प्रैक्टिस नहीं किया है, जिनको मैंने बोला है कि भाई देख के और नहीं किया होगा तो फिर आपका नहीं आएगा ये सब क्वेश्चन। ठीक है, अब ये होने के बाद हम लोग ने देखे थे एरर्स। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर के जो एरर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब सिंपल सी बात है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब बनाते हैं तो इतना 100% अच्छा नहीं होता, वो कुछ ना कुछ एरर तो आते ही है। जैसे वर्नियर कैलिपर में आपको बताओ क्या एरर आ सकता है। जैसे सपोज ये जॉज है, राइट, ये अपनी मेन स्केल है, ये ये है अपनी वर्नियर स्केल। ठीक है, ये वर्नियर स्केल है और ब्लैक वाली अपनी मेन स्केल है। मुझे बताओ इसके जॉज में कुछ है क्या? देयर आर नथिंग इन द जॉज, मतलब इस जॉज में कुछ भी नहीं है, दोनों के जॉज में कुछ भी मैंने ऑब्जेक्ट नहीं डाला है। तो मुझे बताओ मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल कैसे दिखना चाहिए? आइडियली ऐसा दिखना चाहिए। ये सपोज मेन स्केल हुआ तो वर्नियर स्केल भी एग्जैक्टली कैसे होना चाहिए? वर्नियर स्केल को मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो वर्नियर स्केल एग्जैक्टली ऐसे होना चाहिए। अब अपना नॉर्मल वर्नियर कैलिपर कर रहा हूं मैं, चेंज वाला नहीं। एग्जैक्टली इसका 0 और इसका 0 ये दोनों एक लाइन में ऐसे होने चाहिए, एक लाइन में ऐसे होने चाहिए। लेकिन क्या होता है, मैन्युफैक्चर एरर कभी कभी होता है। तो मैन्युफैक्चर एरर की वजह से क्या होता है, ये जो वर्नियर स्केल है वो कभी कभी आगे रहती है, कभी कभी पीछे रहती है, हो सकता है भाई। देखो अलग अलग टाइप के एरर्स आएंगे कभी कभी। तो ये वाला जो है ना, ये वाला मतलब जो उन्होंने डिविजन किया है उसका डिवीजन ही कभी से गलत हो सकता है, तो वो ह्यूमन एरर्स ये वेरे तो टाइप ऑफ एरर्स आते हैं। ठीक है, तो कुछ भी टाइप का एरर अपन जो पढ़ेंगे ना ऐसा पकड़ लेते हैं, बाकी सब कुछ डिविजन वगैरह सब कुछ सेम है, बस ये पूरा का पूरा स्केल आगे गया है पीछे गया है। ठीक है, ऐसा गया है सब कुछ, ऐसा पकड़ लो। तो क्या होगा, तो क्या होगा, देखो अभी जेई एडवांस में क्वेश्चन कैसे बन सकता है, मतलब अच्छा क्वेश्चन बनाना है तो बोलेंगे 1 2 3 जो पार्ट किया ना, एक साथ पार्ट अचानक से गायब कर दिया उन्होंने, मतलब एक वर्नियर स्केल रखी ही नहीं। मतलब जैसे कि ये एक पार्ट है, 2 पार्ट है, 3 पार्ट है, तो ये वाला पार्ट ना उन्होंने गायब कर दिया और फिर मेजरमेंट ले रहे हैं और कुछ मेजरमेंट आ रही है। तो आपको पूरा का पूरा ना कंसेप्चुअली जाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, आपको इमेजिन करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। तो इसलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन मतलब जो रीडिंग होती है ना, मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू, जो मैंने यहाँ पे एक रीडिंग लिखी थी आपको याद होगा। ठीक है, देखो कोई भी रीडिंग कैसे रहते हैं, कोई भी मेन स्केल रीडिंग मतलब मेन स्केल के वर्नियर स्केल कितना आगे है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्नियर स्केल कितना आगे है मेन स्केल के 2, तो यहाँ पे रीडिंग कितनी हुई थी, 2 हुई थी। और उसके बाद कौन सा वर्नियर स्केल कोइंसाइड हो रहा है मेन स्केल के साथ, वो कोइंसाइड वाला चीज अपन देखते थे, इनटू लिस्ट काउंट करते थे, ये अपनी रीडिंग होती थी, याद है ना। ये लैब में अपन करते हैं, ये आप लोग लैब में करते हो, लेकिन ये रीडिंग क्यों ऐसे आई है ये पता होना बहुत जरूरी है। जैसे क्यों आएगा तब आप जेई एडवांस के अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, जेई मेन एंड नीट के लिए चल जाएगा, लेकिन अभी पढ़ा रहा हूं तो जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एकदम सिंपल, ये हो गई मेन स्केल, नीचे वाली हो गई वर्नियर स्केल। ठीक है, अब ऐसा पकड़ लेते हैं, ऐसा केस लेते हैं कि जहां पे ये मेन स्केल है, ठीक है, मेन स्केल तो उधर ही रहेगी, और अपनी नॉर्मल 1 mm वाली मेन स्केल, मतलब अपनी नॉर्मल जो लैब में यूज होती है वैसे वाली। ठीक है, तो ये 1 mm 1 mm 1 mm चलता रहेगा ऐसे। ठीक है, अब वर्नियर स्केल आगे है। ठीक है, ये वर्नियर स्केल आगे है और मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ठीक है, एक ही लेता हूं मैं, ये अभी आप समझ लो। ठीक है, और मैं ऐसा बोलता हूँ कि यहाँ पे ये वर्नियर स्केल थोड़ी सी आगे हो गई, और ऐसा बोला कि 5th स्केल इज कोइंसाइडिंग, डॉट 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 हो गया, इज कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल। ठीक है, सो दिस इज फिफ्थ वर्नियर, 5th डिवीजन ऑफ वर्नियर इज कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल। इसका मतलब क्या हुआ मुझे पहले बताओ, इसका मतलब क्या हुआ, ऑलरेडी बिना कुछ ऑब्जेक्ट के डाले हुए इसका जो रीडिंग है वो रीडिंग कितना है, इसका रीडिंग कितना हो गया, रीडिंग हो गया 0.5 mm, क्योंकि भाई 5th है ना, तो 5 अपना रीडिंग कैसे लेते हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल। तो यहाँ पे रीडिंग की वैल्यू कितनी है, लिस्ट काउंट कितना है, इसका 0.1 लिस्ट काउंट है, और 5th कोइंसाइड कर रहा है तो 0.1 इंटू 5 0.5 mm, और खुद मेन स्केल तो रीडिंग कितना है, 0 ही है ना, क्योंकि 0 के बाद ही देख रहे हैं अपने को।
तो अपना रीडिंग वाला फॉर्मूला लगाने का, ठीक है। अब 0.5 mm ये जो होता ना वो एरर आ गया। अब मुझे बताओ इस टाइप के एरर को, जब इस टाइप के एरर को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एरर गाइस, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एरर। तो मुझे बताओ, अब मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट डाला, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, अब मैंने इसके अंदर ना एक ऑब्जेक्ट डाला। अब ये ऑब्जेक्ट डालने के बाद देखो ऑब्जेक्ट डालने के बाद ये था कुछ नहीं, देयर इज नो ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट डालने के बाद देखो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट डालने के बाद वापस वही मेन स्केल रखा हुआ है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ चाहिए तो, ठीक है, इधर ही ड्रॉ करता हूँ। अब ऑब्जेक्ट डालने के बाद देखो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट डालने के बाद ऐसा हो गया, शायद ये जो वर्नियर स्केल थी वो ये इसके आगे चली गई, और ये आगे आगे चलते चलते अपन ऐसा ऐसा डॉट करते हैं और बोला है 6th वर्नियर स्केल डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल, और ये था 0, 1 एंड 2। तो मुझे बता इसका रीडिंग कितना है, अभी इसका रीडिंग कितना आएगा। अब 2 के आगे ना ये मेन स्केल थी और ये वर्नियर स्केल थी, इसका रीडिंग कितना आना चाहिए, रीडिंग आना चाहिए 2 + 6 कोइंसाइड कर रही है, 6 कोइंसाइड कर रही है तो कितना आएगा, लिस्ट काउंट कितना है 0.1 × 6, तो आंसर कितना आएगा 2.6। तो 2.6 mm अभी इसका रीडिंग है आफ्टर द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आफ्टर ऑब्जेक्ट इज इंसर्टेड, ये हो गया इसका रीडिंग आफ्टर ऑब्जेक्ट इज इंसर्टेड, ठीक है। लेकिन मुझे होता जब ऑब्जेक्ट था ही नहीं तो रीडिंग कितनी थी, 0.5 mm ऑलरेडी थी, आप ऑब्जेक्ट डालने के बाद 2.6 mm हो गई। तो आपको पता है 0.5 mm ज्यादा है ना इसमें, क्योंकि 0.5 mm ऑलरेडी वर्नियर स्केल आगे है। देखो 0.5 mm ऑलरेडी वर्नियर स्केल आगे है ना, तो एक्स्ट्रा आ गया रीडिंग में अपने। तो बेसिकली जो एक्चुअल रीडिंग होगा, एक्चुअल साइज क्या होगा ऑब्जेक्ट का, तो हम लोग लिखते हैं एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो अपन ने रीडिंग ली विच इज 2.6 mm। अपना जो पॉजिटिव एरर आया है, जो एरर आया हुआ है विच इज 0.5 mm, उसको क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, समझ में। तो आंसर कितना है 2.1 mm। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे गाइस। तो पॉजिटिव एरर को क्या किया जाता है, पॉजिटिव एरर को क्या किया, सबट्रैक्ट किया जाता है, सिंपल। अब हम लोग जाते हैं निगेटिव एरर, क्योंकि निगेटिव, देखो पॉजिटिव एरर तो इजी था, निगेटिव एरर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये बाद में मैं ये पीपीटी शेयर कर लूंगा। निगेटिव एरर को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। निगेटिव एरर में ना पंगा देखो क्या होता है, इसके लिए मुझे ना ड्रॉ करना पड़ेगा पूरा वापस, ठीक है। मैं फटाफट वापस सब कुछ ड्रॉ करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो निगेटिव एरर में होता क्या है, ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये अपनी थी मेन स्केल, ये अपनी थी मेन स्केल। अब ऐसा पकड़ लो अपनी वर्नियर स्केल, और जो कि थोड़ी सी पीछे है, ठीक है, जो कि थोड़ी सी पीछे है, तो अपन पहले वर्नियर स्केल ऐसा कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। तो वर्नियर स्केल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब मैंने ऐसे ही कर लिया है। अब यहाँ पे एक सिंपल चीज पकड़ो, ये सपोज 0.9 है, 1.8 है, 2.7, 3.6 है, mm की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, 4.5, 5.4, आपको समझ रहा है ना मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। 5.4, उसके बाद 6.3, 7.2, 8.1 और फाइनली 9। तो ये थी मेरी मेन वर्नियर स्केल। अब क्या हुआ देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ गाइस, एकदम सिंपल सी बात, मुझे एक बात बताओ। अब वर्नियर निगेटिव एरर में वर्नियर स्केल मेन आगे नहीं दे, ठीक है। एक चीज दिमाग में, यहाँ पे एक चीज दिमाग में डाल दो कि ये वाला जो चीज होता है, अब यहाँ पे वर्नियर स्केल सपोज थोड़ी सी पीछे हुई, मतलब ये जो चीज है ना, ये पूरा का पूरा वर्नियर स्केल पीछे है, मतलब कुछ इस तरीके से पीछे रहेगा, ठीक है। मतलब मैं एक काम करता हूँ, देखो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा है, अब ऐसा पकड़ लेते हैं, आर्य तेरा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ ठीक है।
अब यहाँ पे देखो इसका क्या हुआ, ये थोड़ा सा पीछे चला गया। पीछे चला गया मतलब समझ रहे हो ना। देखो वर्नियर स्केल ये 0 एंड 0 देखो कोइंसाइड नहीं कर रहा है। आप देखोगे यहाँ पे ये 0 एंड 0 आप देखोगे तो एक लाइन में नहीं है, वर्नियर थोड़ा सा पीछे चला गया। अब पीछे चले जाने के बाद वजह से क्या हुआ गाइस, अब मुझे बताओ जैसे ही थोड़ा सा पीछे जाएगा, आपको पता है कितना, सपोज 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 ये 8 पॉइंट, मतलब देखो यहाँ पे भी ये देखो कितना है, इन दोनों के अंदर का है 0.1। यहां से देखो चालू करो, अब उल्टा चालू करो, यहाँ पे है 0.2, इसका यहाँ का डिस्टेंस है कितना 0.3, यहाँ का डिस्टेंस है 0.4 mm, ठीक है, ये 0.4 mm, ये 0.3 mm। तो अब मुझे बताओ सपोज सपोज वर्नियर स्केल पीछे गई है लेट्स से 0.2 mm से, 0.2 mm से पीछे गई, तो मुझे बताओ 0.2 mm से पीछे जाने के बाद कौन कोइंसाइड करेगा, कौन सा वाला कोइंसाइड करेगा गाइस, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड करेगा, ये वाला कोइंसाइड करेगा, 8th वाला। नहीं ये 7.2 दिख रहा है, ये 8th वाला है। मतलब ऐसा बोले मतलब नंबर्स अपन गिनेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो कौन सा वाला, ये वर्नियर स्केल डिवीजन है, मतलब कोइंसाइड करना है, तो 8th वाला कोइंसाइड करने वाला है बराबर। मतलब 0.2 mm, मतलब मुझे एक बात बताओ 0.2 mm पीछे करता हूं मैं, मतलब मेरा एरर कितना है, मेरा एरर कितना होगा फिर यहाँ पे। देखो ये ऑलरेडी वर्नियर स्केल पीछे है, तो मुझे तो ऑलरेडी वर्नियर स्केल पीछे है, तो जो एरर आने वाला है वो फाइनल वाले रीडिंग में अपने को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा उसको। तो निगेटिव एरर को पहले तो मुझे बताओ, निगेटिव एरर को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। क्यों, क्योंकि भाई वो पहले ही पीछे है ना। थोड़ा लॉजिकली सोचो, पहले वर्नियर स्केल थोड़ा सा आगे होता तो एरर को हम लोग क्या करते, पॉजिटिव एरर को हम लोग क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते। देखो ध्यान में रखना, सेम चीज स्क्रू गेज में रहेगी, पॉजिटिव एरर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं और निगेटिव एरर को हम लोग ऐड करते हैं, तो ये चीज समझना जरूरी है, ठीक है। तो इस केस में अब मुझे बताओ, इस केस में सिंपल मुझे बताओ फिर ये एरर निकालने के लिए, मतलब मैंने ऐसा बोला कि मैं 8th डिवीजन, मतलब मुझे सपोज रीडिंग लेना है। अब रीडिंग कैसे करूंगा मैं, रीडिंग लूंगा मैं। अब रीडिंग में अब मैंने यहाँ पे जैसे बोला है, माय 8th डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल, 8 वर्नियर स्केल डिवीजन, 8th वर्नियर स्केल डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल। तो एक्चुअल में रीडिंग कितना आया था गाइस, 0.2 आया था। एक्चुअल में रीडिंग कितना आया था, 0.2 आया था। तो इसका मतलब वो रीडिंग लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, 10 माइनस वर्नियर स्केल कोइंसिडेंस, बराबर ना। कौन सा वर्नियर स्केल का कोइंसिडेंस हो रहा है, 10 माइनस वर्नियर स्केल का जो भी कोइंसिडेंस होगा इनटू लिस्ट काउंट, ये मेरा बेसिकली रीडिंग था। समझ में आ रहा है। एंड दिस इज फॉर व्हाट, निगेटिव एरर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कौन आपको ये समझ में आ रहा है मैं क्या लिखा हूं यहाँ पे। तो 8 अभी कोइंसाइड हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 माइनस 8 विच इज 2 इंटू 0.1 विच इज 0.2 mm। तो 0.2 mm मेरा क्या हो गया, निगेटिव एरर आ गया, जिसको मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, जिसको मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। समझ में आया। अब इसके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते जाते हैं, मतलब इसके क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे बन सकते हैं। अब कैसे, तो क्वेश्चन का फॉर्म कैसे होता है, तुमको चाहिए तो एक जस्ट एक छोटा सा यहाँ पे इस डायग्राम को तुम लोग को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। या मुझे बताओ सपोज, अब मुझे बताओ 0.4 mm का एरर आया, सपोज मुझे बताओ वर्नियर इसमें 0.4 mm का एरर है, मतलब ये चीज 0.4 mm से पीछे है, तो मुझे बताओ कौन सा वर्नियर स्केल कोइंसाइड करेगा मेन स्केल के साथ। 0.4 mm का एरर है तो कौन सा कोइंसाइड करेगा, बिल्कुल 6 करेगा। मुझे बताओ इस केस में, 0.9 mm का एरर है तो कौन सा कोइंसाइड करेगा, 0.9 mm का एरर के लिए, 0.9 mm के लिए कौन सा कोइंसाइड करेगा। बिल्कुल फर्स्ट करेगा। देखो ना 0.9 के लिए ये वाला इसके साथ करेगा 0.9। समझ में आया, तो इतना ध्यान में रखना। तो बेसिकली फिर अब 0.9 mm निगेटिव एरर है, तो मुझे तो फाइनल रीडिंग में मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा, फाइनल रीडिंग में ऐड करो, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई गई आपको, वर्नियर स्केल का ये चीज समझ में आया, ठीक है।
अब यार एक क्वेश्चन मेरे को चाहिए, तो क्वेश्चन देखो मैं कुछ भी क्वेश्चन बना सकता हूँ। उसके पहले एक छोटा सा मैं मतलब पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन बना देता हूँ। मतलब मैं नॉर्मली सिर्फ बोलता हूँ, आप लोग सिर्फ वो क्वेश्चन सुनो। मतलब ऐसा दिया रहेगा क्वेश्चन में कि मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल दोनों दिए हुए हैं, मतलब पूरा वर्नियर कैलिपर दिया हुआ है, ऐसा दिया रहेगा वर्नियर कैलिपर दिया है। और ऐसा बोला जाएगा कि वर्नियर कैलिपर जब देयर इज नथिंग इन बिटवीन द जॉज ऑफ द वर्नियर, ठीक है, वर्नियर स्केल इज बिहाइंड मेन स्केल। ठीक है, क्या बोला मैंने? वर्नियर स्केल इज बिहाइंड मेन स्केल व्हेन देयर इज नथिंग इन बिटवीन द जॉज। इसका मतलब आपको समझना है वो जीरो एरर, वो एरर है बेसिकली, कुछ भी नहीं है तो एरर आ गया। अब वो बिहाइंड है मतलब कौन सा एरर है? निगेटिव एरर है। नाउ इट इज बिहाइंड द मेन स्केल एंड द सिक्स्थ डिवीजन। देखो यहाँ पे पहले क्या दिया है? सिक्स्थ डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल। सिक्स डिवीजन मतलब सिक्स वर्नियर स्केल डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल। ठीक है, तो सिक्स डिविजन तो एरर की वैल्यू क्या करेंगे आप? एरर की वैल्यू कितनी आएगी? 10 माइनस 6 इंटू लिस्ट काउंट। आपको समझ में आ रहा है? तो एरर की वैल्यू कितनी आई? 0.4 mm। और ये जो एरर आया वो कौन सा एरर आया? निगेटिव एरर आया। अब निगेटिव एरर आया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये निगेटिव एरर आया, राइट। अब वापस हमने कुछ ऑब्जेक्ट डाला। सपोज मैंने ऑब्जेक्ट डाला, ठीक है, यहाँ पे मैं सपोज एक करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट डाल देता हूँ। ऑब्जेक्ट डालने के बाद आफ्टर द ऑब्जेक्ट बीन इंसर्टेड, जो अपने को मेजर करना है, अब वर्नियर स्केल देखो, अभी वर्नियर स्केल मेन स्केल के थर्ड डिवीजन के आगे है। अब वर्नियर स्केल मेन स्केल के थर्ड डिवीजन के आगे है। तो हम लोग जब मेन स्केल रीडिंग लेते हैं तो मेन स्केल रीडिंग जो होती है, मतलब जो मेन स्केल रीडिंग मतलब ये वाली रीडिंग जो उसके आगे है, इसका वैल्यू था थर्ड। और फिर लिखा है एथ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल। तो मुझे बताओ जो वर्नियर स्केल कोइंसिडेंस था इनटू जो लिस्ट काउंट लिखते थे, तो इसको क्या होगा? एथ इज कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल। तो बेसिकली मेरा जो बेसिकली ऑब्जेक्ट डालने के बाद आफ्टर द ऑब्जेक्ट हैज बीन इंसर्टेड, मेरा वैल्यू कितना है? 3.8 mm आया। बट इसमें पंगा क्या है? ये आफ्टर ऑब्जेक्ट एंड ये क्या था? बिफोर ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट। अब मेरा एक्चुअल जो रीडिंग है, तो एक्चुअल रीडिंग में क्या करना पड़ेगा गाइस? एक्चुअल रीडिंग में क्या करना पड़ेगा? ये जो 0.4 mm है ना, ये निगेटिव एरर है ना, वो क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे 3.8 प्लस 0.4, तो आंसर कितना आएगा? 4.2 mm ये मेरा रीडिंग होगा। समझ में आ रहा है गाइस निगेटिव एंड पॉजिटिव एरर को कैसे किया जाता है? अब यार ये आपका काम है, जितना भी आप कहीं से वीडियो देख लो, कहीं से टॉपिक पढ़ लो, या उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपके ऊपर है, ठीक है। मैंने इन जनरल आपको बताया। और इस पूरे प्रोसेस में, देखो ये मेरे तो सिंपल सम्स करवाए, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में इंपॉर्टेंट क्या चीजें पता है कि आपको समझना कि वर्नियर स्केल एक्चुअल में काम कैसे करता है, क्योंकि सिमिलर मैनर में काम करेगा स्क्रू गेज, जो मैं अभी 10 मिनट में आपको बताऊंगा। जो भी क्वेश्चन आते हो सेम टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? भी मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ू? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैं एकदम सिंपल सा आपको चीज बताता हूँ, ठीक है। चलो ये हो गया वर्नियर स्केल, स्क्रू गेज वगैरह सब कुछ हो गया, नहीं सॉरी वर्नियर कैलिपर हो गया। मैं एक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, इस क्वेश्चन सर मुझे देखना है। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक है। देखो कि आप लोग दे पाते हो कि नहीं दे पाते। 2 मिनट का क्वेश्चन ही है, 2 मिनट का क्वेश्चन है। ऐसा पकड़ लो कि कुछ इस तरीके का मैंने एक स्केल रखा है। ये थोड़ा सा एडवांस ओरिएंटेड क्वेश्चन है गाइस, एडवांस ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ऐसे करके डॉट 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 ऐसे करके रखा हुआ है, राइट। और ये एंगल थीटा है, और लिखा है ये एल। गाइस ये जो चीज लिखा है ये एल लिखा है, मतलब एल नॉट, इसकी लेंथ एल नॉट दी है। अब ये एक स्केल ली, ये एक स्केल है जिसको मैंने ऐसे कितने पार्ट किए, राइट। अब मुझे क्या पता है? मुझे होता मेन स्केल के लिए, मतलब मुझे तो वर्नियर कैलिपर के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? वर्नियर कैलिपर के लिए मुझे 2 स्केल यूज करनी पड़ती है। तो मैंने क्या किया? यही स्केल यूज किया, लेकिन देखो इसको इस तरीके से रखा। एक तो ये स्केल था, ठीक है, और दूसरा स्केल मैंने इसको यही वापस सेम चीज लिया, मैंने सेम चीज लिया। अब समझ जाओगी, ऐसे कुछ रख दिया। अरे यार
ऐसे रख दिया तो सिंपल, ये सेम है, मतलब ये जो डिविजन थे वो सब सेम थे, सेम डिविजन है, ठीक है। मतलब ये जो मैंने यहाँ पे लेंथ लिखी है, मतलब ऐसा पकड़ लो, थोड़ा सा आगे है सब कुछ, ठीक है। मैं ये वाला जो चीज है ये सेम है, ये इसका भी लेंथ कितना है यहाँ पे, इसका भी लेंथ कितना है, L0 ही है ना, क्योंकि सेम चीज और एंगल थीटा। अब समझ रहे हो ना, मतलब दो कोशिश स्केल यूज किए, इस तरीके से मैंने स्केल यूज की है। अब आपको यहाँ पे लिस्ट काउंट निकालना है, फाइंड लिस्ट काउंट, आपको 2 मिनट दे रहा हूं मैं। फाइंड लिस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, इसमें कौन सा मेन स्केल है, कौन सा वर्नियर स्केल है, वो भी आपको पता होना चाहिए। विच वन इज मेन स्केल एंड विच वन इज वर्नियर स्केल, इस केस में कौन सा मेन स्केल है, कौन सा वर्नियर स्केल है। बिल्कुल बिल्कुल, आप वो बताते जाओ, आप एक करो, मुझे बताओ, चलो लिस्ट काउंट बताओ क्या होगा। एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग, ज्यादा नहीं। गाइस बताओ जरा आंसर क्या है, इसका आंसर क्या आया। राइट, 3-4 लोग का आंसर आ गया है जो सही आया है। ठीक है गाइस, यहाँ पे सब लोग देख लो, आंसर देखो क्या है। पहले तो मुझे एक बात बताओ, कौन सी स्केल बड़ी होती है, मेन स्केल, कौन सी स्केल छोटी होती है, वर्नियर स्केल। इन जनरल सपोज क्वेश्चन आज यही आ रहा है तो चेंज भी हो सकता है, बोलेंगे वर्नियर स्केल बड़ी है, मेन स्केल छोटी, वो अलग बात है। इन जनरल कौन सी स्केल बड़ी होती है, मेन स्केल होती है, और वर्नियर स्केल छोटी होती है। अब आप देखोगे यहाँ पे 2 टाइप की चीजें दी हुई है, जैसे कि ये एक लेंथ है, देखो ये लेंथ। अब मुझे एक बात बताओ, ये लेंथ है, अब एक चीज समझना आपको जरूरी है, मैंने ये चीज नहीं लिखा यहाँ पे, वो लिखना था मुझे। सो देर आर बेसिकली एन डिविजन, कितने डिविजन होंगे। सो इफ आई सेड कि देर आर एन डिविजन, ठीक है, तो मुझे तो इफ देर आर एन डिविजन, तो मुझे बताओ इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, L0 डिवाइड बाय क्या हो जाएगी, n। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, सॉरी,
इसकी लेंथ नहीं, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, सॉरी, नीचे वाले की, नीचे वाले की लेंथ कितनी हो जाएगी गाइस, मुझे बताओ। ये जो नीचे वाला जो पार्ट है उसका लेंथ कितना हो जाएगा? सपोज n डिविजन है तो ये वाली जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? L0 बाय n हो जाएगी। मुझे बताओ ये L0 बाय n लेंथ हुई, तो मुझे बताओ ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? ये वाली लेंथ जो इसके ही अबाउ, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये कितनी हो जाएगी? L0 बाय n बाय cos थीटा, मतलब L0 बाय n sec थीटा। ये समझ में आ रहा है क्या? तो आपको समझ में आ गया ना भाई, ये है मेरा मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। और आगे का ऊपर का आप देखोगे, ये जो चीज थी मेरी वो क्या थी? L0 बाय n क्या थी मेरी? वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मेरा लिस्ट काउंट क्या होता है? मेन स्केल माइनस वर्नियर स्केल, मेन स्केल माइनस वर्नियर स्केल। तो ये आ गया तुम्हारा आंसर। तो आंसर क्या है? L0 बाय n सेक थीटा माइनस L0 बाय n, ये हो गया मेरा लिस्ट काउंट। समझ में आ रहा है तुमको? अच्छा क्वेश्चन बन गया। बाकी तो जो पिछले वाले क्वेश्चन थे वो नॉर्मल वाले क्वेश्चन थे, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था। तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, इतने इसके साथ कोइंसाइड करे तो इतने किसके साथ कोइंसाइड करेगा, फाइंड लिस्ट काउंट, फिर ये वाला लिस्ट काउंट, फिर नॉर्मल वाला काउंट, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो इससे अपना वर्नियर कैलिपर खत्म हो गया। अब हम लोग जाते हैं स्क्रू गेज। अब स्क्रू गेज जो होता है ना गाइस, देखो स्क्रू गेज जो होता है, स्क्रू गेज भी एकदम सिंपल वाली चीज है। देखो स्क्रू गेज में भी ना ज्यादा आपको ना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो स्क्रू गेज जो होता है, देखो मैं यहाँ पे एक वापस लिखता हूं, मैं स्क्रू गेज का पहले ना एक ये छोटा सा वो कर लेता हूँ, ठीक है। स्क्रू गेज होता क्या है, पहले मैं स्क्रू गेज लिखता हूँ, फिर उसके बाद वो क्या है वो बोलता हूँ, ठीक है। ये होता है स्क्रू गेज, आपने देखा होगा। और पता है स्क्रू गेज तो, और उसका मतलब अपना जो लैब का स्क्रू गेज होता है उसका तो लिस्ट काउंट और कम होता है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी वाली चीज होती है जो घुमाते हैं, बराबर ना। और यहाँ पे एक चीज फिक्स होती है, ये चीज फिक्स होती है। फिर यहाँ पे एक चीज ऐसी होती है कि जो आगे पीछे जाती है, मतलब ये वाला जो चीज होता है ये इसको कनेक्ट होता है, जैसे ही मैं इसको घुमाऊंगा स्क्रू गेज के ऐसी चीज को ऐसे घुमाऊंगा, ये खुलता है, ये पीछे ट्रेवल करता है। और जो अपना ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को इसमें इंसर्ट करना होता है, मतलब ऑब्जेक्ट अपन इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, पीछे गया ऑब्जेक्ट इंसर्ट हुआ, राइट राइट राइट। तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे मेन स्केल कहाँ पे होगी, यहाँ पे सपोज ये जो चीज होगी जो यहाँ पे लिखा है, ये मैंने मेन स्केल लिखा, तो स्क्रू गेज में ये सपोज मेन स्केल हुआ, तो जो ऊपर वाला जो घूमने वाला पार्ट होता है उसको हम लोग वर्नियर स्केल बोलेंगे। ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो वर्नियर स्केल होगा। ये एक होता है मेन स्केल, एक होता है वर्नियर स्केल। यहाँ पे और एक टर्म, मतलब कुछ कुछ टर्म्स यूज होते हैं, तो इस पूरे चीज को हम लोग बोलते हैं स्क्रू गेज, ठीक है। अब ये स्क्रू गेज जो होता है, देखो यहाँ पे स्क्रू गेज जो है ये होता है, दिस इज कॉल्ड स्क्रू गेज, जो जिसको वर्नियर स्केल एंड एक ऐसा। अब ये मैंने ना साइड व्यू लिखा है, ठीक है। मैं अब उसका टॉप व्यू दिखाता हूँ आपको। टॉप व्यू कैसे दिखेगा, मतलब कोई सपोज आदमी ऊपर से देख रहा है तो कैसे दिखेगा, ठीक है। तो ये जो है ना, मतलब ये वाला जो चीज होता है इसको मैं मेन स्केल लिखूंगा, ठीक है। और ये मेन स्केल में लेते ये 0 रीडिंग हो गई, और मैं आगे फिर ये 1 रीडिंग हो गई, फिर ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, ये अपना 3 mm 4 mm, तो ये 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm, ये अपना क्या हो गया, अपन ऊपर से देख रहे हैं, मतलब ऊपर से, ठीक है। अब ये जो था, मतलब मैंने आपको जो बोला था ना, ये अपन घुमा रहे थे, देखो ये मैंने जो ड्रॉ किया है ये वाला चीज, तो सर्कुलर, मतलब जिसको वर्नियर स्केल या सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल मतलब क्या, जो सर्कल में ऐसा 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 करके अपन खोलते हैं उसको, कोई भी चीज खोलो थोड़ा सा तो ऐसे आ जाएगा, पीछे आ जाएगा ऑब्जेक्ट डालने के बाद। तो ये वाली जो होती है, ये वाली होती है वो सर्कुलर स्केल, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ सर्कुलर स्केल। अब क्या होता है, सर्कुलर स्केल होते हैं ना, मतलब पूरा का पूरा एक डायमीटर रहता है, उसके पार्ट किए रहते हैं। जनरली कितने पार्ट किए रहते हैं, पता हो मुझे कितने पार्ट किए रहते हैं जनरली, जनरली कितने पार्ट किए रहते हैं? वो डिपेंड करता है वर्नियर स्क्रू गेज पे। सपोज स्क्रू गेज मेरा 1 mm का होगा, ठीक है, तो वो 100 पार्ट किए रहते हैं। सपोज अब यहाँ पे देखो ना, सिंपल, यहाँ पे जो मैंने आपको यहाँ पे एक एकदम सिंपल सा बात आपको बोलता हूँ, वो ध्यान से सुनो,
ठीक है, यहाँ पे एक टर्म आएगा। आपको पता है मैं पूरा का पूरा मतलब स्क्रू गेज का आपने मतलब ये सब लैब में यूज किया, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपने एनिमेशन देखा होगा, नहीं किया होगा तो यूज। पूरा का पूरा मैं एक पूरा का पूरा मैं सब रोटेट करता हूँ, मतलब पूरा का पूरा एक सर्कुलर टर्न पूरा घुमाया मैंने, ठीक है, पूरा का पूरा टर्न घुमाया, तो ये पूरा ये वाला चीज जो है ना वो कुछ पीछे जाएगा, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पीछे जाता है। लेट्स से ये पहले इधर था, पूरा का पूरा घुमाने के बाद ये कुछ इधर आ गया, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, रुको, पूरा का पूरा घुमाने के बाद ये इधर आया। अब जितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया ना उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं? पिच। पिच का मतलब क्या होता है? व्हाट इज पिच? पिच मतलब मैंने पूरा एक सर्कुलर टर्न ऐसा पूरा घुमाया, तो ये जो स्क्रू गेज है वो कितना पीछे गया, मतलब सॉरी सर्कुलर स्केल जो है वो या वर्नियर स्केल वो कितनी पीछे गई, तो जितनी पीछे जाती है वो जो डिस्टेंस होता है उसको पिच बोलते हैं। अब सिंपल सी बात है, अब मैंने क्या बोला, मैंने जो सर्कुलर को जो डिवीजन है, मतलब मेरा जो सर्कुलर स्केल था या वर्नियर स्केल था, नहीं इतना मत सोचो यार, हेलिकल वेलिकल मत सोचो, नॉर्मली मैंने घुमाया, खत्म बात, नॉर्मल घुमाया तो कुछ पार्ट ऐसा पीछे गया वो चीज, क्योंकि आपने सब हाथ में मतलब आपने यूज किया इसमें लैब में, तो पूरा का पूरा घुमाने के बाद वो एक एक कुछ डिस्टेंस आगे आएगा, उसको पिच बोलेंगे। जैसे कि इस केस में मैंने बोला, ठीक है, अब सर्कुलर स्केल, अब मैं इसको वर्नियर स्केल या मैं इसको सर्कुलर स्केल बोलता हूँ। अब मैंने ऐसे बोला सर्कुलर स्केल डिवीजन, अब मैंने जैसे मैंने बोला सर्कुलर स्केल डिवीजन 100 है, अब देयर आर 100 डिवीजन, तो मुझे बता 100 डिवीजन सपोज होंगे सर्कुलर स्केल के, इफ देयर आर 100 डिवीजन, मतलब एक डिवीजन ऐसे होते, देखो मैं यहाँ पे डिवीजन को ड्रॉ करता हूँ तो आपको समझ में आएगा मैं कौन सी डिवीजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक ये एग्जैक्टली 0 0 है, ठीक है, ये भी 0 ये भी 0, फिर 1 2 3 4 5 ऐसा चलता रहेगा, पूरा का पूरा घूम के आएगा 99 100, ठीक है, 99 98 97। अब मैं क्या करता हूँ, देखो एकदम अब थोड़ा सा इमेजिन करो, पूरा का पूरा घुमाने के बाद मतलब उसने 100 ऐसे रोटेट किए और पीछे आ गया, राइट, ठीक है। तो टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन, उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर या वर्नियर स्केल डिवीजन। सर्कुलर स्केल डिवीजन जो होते हैं वो मैंने सपोज 100 लिए, और मैंने बोला पिच जो है वो लिया मैंने 1 mm, तो मुझे बताओ इसका लिस्ट काउंट कितना होगा? व्हाट इज लिस्ट काउंट? मतलब भाई 1 mm को हम लोग 100 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ना इन शॉर्ट, तो अपन क्या करेंगे, लिस्ट काउंट का यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है वो आता है पिच डिवाइड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन, सिंपल, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया। हाँ, अब गाइस कभी कभी ना जेई एडवांस में, इवन जेई मेन में ना, या इवन नीट में नहीं इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट पूछते, लेकिन तभी भी ऐसा करके दिया जाता है, मेन स्केल के डिवीजन 0 1 2 3 है, ठीक है, ऐसा एक आइडिया मानो, 0 1 2 3 मेन स्केल के डिवीजन है, मतलब 0 मतलब 0 mm 1 mm 2 mm 3 mm। अब मैंने पूरा का पूरा सर्कुलर स्केल घुमाया और पूरा एक रोटेशन होने के बाद ऐसा बोला वो 2 mm, मतलब इसके अंदर वो 2 mm आगे गया, मतलब ये इधर नहीं पहुंचा, 2 mm पहुंचा, तो पिच कितना होगा? पिच कितना होगा गाइस? 2 होगा, और 2 डिवाइड बाय 100। अब मेरा जो लिस्ट काउंट हुआ वो 0.02 हुआ। अब समझे? तो क्वेश्चन को मतलब ऐसा नहीं, आपने लैब में जो यूज करते हो 0.01 का होता है, लेकिन कुछ भी पूछ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने पूरा का पूरा रोटेट किया, तो पूरा रोटेट करने के बाद जो आगे गया वो गया 0.5 mm, तो 0.5 mm डिस्टेंस ट्रेवल किया और बोला 50 डिवीजन है, तो 0.5 डिवाइड बाय 50 हो गया, 50 सर्कुलर स्केल डिवीजन है, तो इसमें भी 0.01 ही हुआ लिस्ट काउंट। लेकिन किसी ने बोला कि 100 डिवीजन है और 0.5 mm आगे गए, तो 0.5 डिवाइड बाय 100, तो 0.005 mm हुआ। अब समझ रहे हो? तो क्वेश्चन जो है गाइस, क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ सकता है, आपको पता चलना चाहिए कि लिस्ट काउंट का फॉर्मूला ये होता है। बाकी देखो, बाकी पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर सब कुछ सेम होगा। अब मैं आपको एकदम सिंपल सा बात बोलता हूँ, ठीक है। अब होता क्या, क्वेश्चन कैसे आता है, इसका भी रीडिंग क्या होगा, इसका भी रीडिंग में यहाँ पे लिखता हूँ, इसका भी रीडिंग क्या होगा। कोई भी नॉर्मल रीडिंग जो होता है, पहले क्या करेंगे अपन, जो भी अपना सर्कुलर स्केल है वो मेन स्केल की कितने आगे, तो मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी प्लस लिस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल डिवीजन का कोइंसिडेंस, which circular scale is coinciding with main scale। अब वो कोइंसिडेंस मतलब कैसे दिखता है मैं आपको बताऊं। ये देखो, ये होगी रीडिंग उसकी जो सेम थी, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल 1, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल 1 लिखता हूँ। ऐसा पकड़ लेते हैं कि ये मेरा मेन स्केल है,
ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब देखो क्या हुआ यहाँ पे। अब मेरी जो मतलब सर्कुलर स्केल है वो कुछ ऐसे है, और ऐसा पकड़ लो 54th, 54th देखो यहाँ पे 54th डिवीजन इज कोइंसाइडिंग। 54 है, 53 है, 52 है, चलता रहेगा ऐसे, आगे का इधर इधर चलता रहेगा। नाउ माय 54th इज कोइंसाइडिंग। देखो यहाँ पे जो कोइंसाइड करने वाला दिख रहा है ये 54 वाला कोइंसाइड कर रहा है। मतलब कैसे? उस स्ट्रेट लाइन के साथ मेन स्केल के, तो 54 वाला कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब मेरा कौन सा सर्कुलर स्केल कोइंसाइड कर रहा है? 54। मेरा लिस्ट काउंट कितना है? 0.01 लिस्ट काउंट है। हाँ, अब मेरी मेन स्केल रीडिंग कितनी है? कितने के आगे है? 2 के आगे है, तो 2 mm। तो आंसर ध्यान में रखना, इसका आंसर कितना है? 2.54 mm। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये मेरी रीडिंग होगी, ये मेरी क्या होगी? स्क्रू गेज की रीडिंग होगी। तो रीडिंग समझ में आई आपको कैसे लिखनी है रीडिंग? वापस मैं बोलता हूँ, यहाँ पे देखो, आगे कर लेता हूँ, ठीक है। ये है मेरा मेन स्केल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये मेरा है मेन स्केल। अब यहाँ पे हो गया लेट्स से, ये मेरा 0 वाला पॉइंट, ये मेरा 1 वाला पॉइंट, ये मेरा 2 वाला पॉइंट, ये मेरा 3 वाला पॉइंट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मुझे बताओ एकदम स्टार्टिंग में, मुझे बताओ सर्कुलर स्केल कहाँ पे रहेगी? मैं टॉप व्यू देख रहा हूँ, मतलब कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सर्कुलर कहाँ पे रहेगी? सर्कुलर स्केल तो यहाँ पे रहने वाली है, एकदम पहले, एकदम इनिशियल पॉइंट में। इनिशियली तो एकदम यहाँ पे रहेगी, ये रहेगा 0, 1, 2, 3 चलता रहेगा, 99 एंड 100, बराबर है, ऐसे इधर से आएगा पूरा का पूरा। वेन नो ऑब्जेक्ट, वेन नो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों कोइंसाइड कर रहे एक दूसरे के साथ। अब मैंने क्या किया, स्क्रू इसके अंदर ये जो जॉज है ना, देखो यहाँ पे इस जॉज के अंदर मैंने कुछ ऑब्जेक्ट डाला, तो अपना स्क्रू जो सर्कुलर स्केल है या वर्नियर स्केल है वो पीछे चली गई। तो अब वे वर्नियर स्केल पीछे चली गई, तो पीछे जाने के बाद आफ्टर ऑब्जेक्ट इंसर्टेड, लेट्स से ये कुछ ऐसे आई, और इसमें ये वाला देखो, ये जो मेन ऐसा जो मैंने लाइन ड्रॉ किया ना, देखो इस लाइन के ऊपर देखना होता है, ये लाइन जो है, इस लाइन पे मैंने ऐसे बोला कि ये वाला सपोज कुछ 64th डिवीजन और 64th, ठीक है। फिर आगे का मैं ऐसा ड्रॉ करके रखता हूँ मैं, ये बाकी 65, 66, 67, 68 मतलब, ठीक है, ये सब ऐसा रहेगा। लेकिन अभी कौन सी कोइंसाइड की है? कौन सी वाली कोई की? 64th कोइंसाइड की है। तो अब मेरा जो रीडिंग होगा, देखो रीडिंग जो होगा मेरा, ये जो स्क्रू गेज का जो रीडिंग होगा, ये मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल कोइंसिडेंस या सर्कुलर स्केल कोइंसिडेंस, इसमें सर्कुलर स्केल भी बोलता हूँ। सर्कुलर स्केल का किन सा कोइंसिडेंट हुआ है? 64। अपना लैब वाला वर्नियर स्क्रू गेज है, तो अपन लिस्ट काउंट 0.01 ही करते हैं, तो 0.01 इंटू 64। एंड मेन स्केल रीडिंग कितनी थी? 2 के आगे थी ना यार, ये 2 के आगे थी, तो यहाँ पे 2, तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर है 2.64 mm। समझ में आया क्या? समझ में आया मैंने क्या बोला? तो इसका रीडिंग हो गया 2.64 mm, एकदम सिंपल। तो रीडिंग ऑफ दिस इज 2.64 mm, ठीक है। अब गाइस मुझे बताओ, इसमें भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव एरर आएंगे? सेम चीज ना यार, हालांकि कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, यहाँ पे भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव एरर आएंगे। नेगेटिव एरर कैसे आएगा बताओ मुझे? किसी ने बोला व्हाट इज हाउ टू कैलकुलेट नेगेटिव एरर? ठीक है, किसी ने बोला हाउ टू कैलकुलेट नेगेटिव एरर। अब नेगेटिव एरर कैसे होगा? ठीक है, नहीं सॉरी, पॉजिटिव एरर कैसे होगा? व्हाट इज पॉजिटिव एरर? देखो पॉजिटिव एरर में ना, हाँ यहाँ पे स्क्रू गेज में ना अलग अलग वर्ड्स भी यूज किए जाते हैं, अलग अलग वर्ड्स मतलब टर्मिनोलॉजीज। जैसे जनरली पॉजिटिव एरर कैसे होना चाहिए? जॉज में कुछ भी नहीं है, देर इज नो ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट, देर इज नो ऑब्जेक्ट, स्टिल आपको क्या दिखेगा? ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, सर्कुलर स्केल इसके आगे होगी 0 के। आप समझ में आ रहा है? सर्कुलर स्केल कहाँ पे होगी? थोड़ी सी आगे होगी, और बोलेंगे चलो सर्कुलर स्केल एक 23rd वाला कोइंसाइड कर रहा है, 23rd वाला कोइंसाइड कर रहा है। तो मुझे बताओ बेसिकली फिर इसमें 0 एरर कितना आया? कुछ भी नहीं है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट, स्टिल सर्कुलर स्केल थोड़ी सी आगे, इसका मतलब एरर है। और वो एरर कौन सा एरर है? पॉजिटिव एरर है। और उस एरर की वैल्यू कितनी होगी? लिस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल कोइंसिडेंस या सर्कुलर स्केल कोइंसिडेंट,
ये हो जाएगा मेरा सिंपल एरर। हाँ, कभी कभी तो एरर बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, तो मेन स्केल रीडिंग, तो मतलब रीडिंग ले लो ना अपने, आप रीडिंग ले लो यार इस केस में। मतलब यहाँ पे अपनी नॉर्मल जो मेन स्केल की रीडिंग होती है वो कर लो। तो इसमें मुझे बताओ एरर कितना आया, इस केस में जो मेरा एरर आया वो आया 23rd कोइंसाइड कर रहा है, तो यहाँ पे जो एरर आया वो 0.23 mm आया। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एंड दिस एरर यू आर गोइंग टू व्हाट, दिस एरर इज यू आर गोइंग टू व्हाट, जो भी अपना रीडिंग आएगा बाद में, दिस एरर यू आर गोइंग टू सबट्रैक्ट। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव एरर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। बस समझ में आया? हाँ, और कभी कभी यही निगेटिव एंड पॉजिटिव एरर को ना मतलब बताने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। कभी कभी क्या है ना, वो जेई एडवांस वगैरह में भी या जेई मेन में फंसाते हैं। ठीक है, बोलते हैं कि ये जो जीरो लाइन है ना, जीरो लाइन इज कंप्लीटली विजिबल। ऐसा पकड़ लो, जो जीरो है ना, जीरो मेन स्केल का जीरो इज कंप्लीटली विजिबल, कंप्लीटली विजिबल। इसका मतलब मुझे एक बात बताओ, कौन सा एरर होगा इसमें? इसका मतलब सर्कुलर स्केल एकदम आगे है ना, पॉजिटिव एरर होगा। ऐसा पकड़ लो, जीरो लाइन इज नॉट विजिबल, इट इज नॉट विजिबल, और इज बेयरली विजिबल, मतलब देख ही नहीं सकते उसको। तो इसका मतलब बेयरली विजिबल मतलब क्या हो गया, ये पूरा का पूरा कहां पे चला गया, ये पूरा का पूरा इसके ऊपर ओवरलैप हो गया ना, मतलब कौन सा एरर आ गया, निगेटिव एरर आ गया। अब समझ में आ रहा है, मतलब सर्कुलर स्केल इधर आगे चला गया तो निगेटिव एरर आ गया। इस तरीके के क्वेश्चंस आप देखोगे, मतलब आप जब ट्राई मारोगे तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो निगेटिव एरर समझना जरूरी है, व्हाट इज निगेटिव एरर। ठीक है, निगेटिव एरर भी एकदम सिंपल है, वही सेम चीज, लेकिन इसमें वापस मुझे बताओ, जैसे अपन ने पीछे से कोइंसाइड करना चालू किया, अब ऐसा पकड़ लो, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको समझ में आया मेरे को क्या बोलना है? ये 0 है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसा करके। और अभी दिस इज बेयरली विजिबल, और यहाँ पे देखो क्या हुआ। अब यहाँ पे माई 23rd इज कोइंसाइडिंग, 23rd इज कोइंसाइडिंग। तो मुझे बताओ यहाँ पे निगेटिव एरर कितना होगा? क्या हम लोग 0.23 लेंगे, 23 इंटू लिस्ट काउंट लेंगे? क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल राइट राइट, जस्ट जहां पे 10 माइनस किया था ना, तो यहाँ पे कितने सर्कुलर स्केल डिवीजन है? 100 है अभी एट प्रेजेंट, तो 100 है। 100 माइनस क्या करेंगे? वर्नियर स्केल कोइंसिडेंस करेंगे, इन टू लिस्ट काउंट करेंगे। आप समझ में आ रहा है? तो इस केस में जो एरर आ जाएगा दैट विल बी 100 माइनस क्या होगा, 23 इंटू लिस्ट काउंट विच इज 0.01, तो आंसर आएगा 0.7 mm। कोई दिक्कत? पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर, और नेगेटिव एरर जो आता है उसको ऐड किया जाता है। जैसे यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस नेगेटिव एरर को क्या किया जाता है, ऐड करते हैं फाइनल रीडिंग में। तो वो तो अपन ने जो वर्नियर कैलिपर का जुगाड़ लगाया, सेम स्क्रू गेज का जुगाड़ होगा, कोई भी फर्क नहीं होगा। इतना समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ गाइज? इसमें कोई दिक्कत है अब तक? ठीक है, तो ये था अपना एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, ये आप लोग एक बार देख लेना, मतलब ये मैंने अभी पढ़ा दिया है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है अभी वापस इसको पढ़ाने का। तो आप एक बार इस चीज को जो है, क्योंकि आपको एक बार ये वीडियो भी वीडियो तो है ही आपके पास, वीडियो भी है और ये भी है थोड़ा सा स्क्रू गेज का, आपने सबने लैब में यूज किया ये। तो स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर जो मैंने कल का लेक्चर था, तो वर्नियर कैल एंड स्क्रू गेज दोनों कल का लेक्चर जो मैंने बताया था उसका अब कल के लेक्चर के एंड में मैंने पढ़ाया था सेमीकंडक्टर के बाद। देखो तो दो मेन टॉपिक जो होते हैं, सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट्स एंड वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज, ये मैंने कंप्लीट करके रखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन, ये थियोरेटिकल टॉपिक है, वो आप खुद भी पढ़ सकते हो, या मैं एक बोर्ड का अपने टीचर है, ठीक है, बोर्ड का लेक्चर जो श्रेयस सर ने ऑलरेडी वो लेक्चर्स लिए हुए, लेकिन मैं स्टिल वापस वो बोर्ड के लेक्चर को, श्रेयस सर को नहीं, अमन सर करके है, तो अमन सर को वो टॉपिक थियोरेटिकली लेने के लिए बोलता हूं मैं। ठीक है, बोर्ड के टॉपिक से, सारे बोर्ड के टॉपिक से, क्योंकि इसमें सिर्फ थ्योरी है, ये आपको चाहिए तो आप खुद पढ़ लो, लेकिन मैं आपको तभी भी वो लेक्चर रखूंगा, मैं हमारे तरफ से, मैं नहीं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं है, मतलब वो सिलेबस में नहीं है, फोटोमेट्री, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सब नहीं है। ठीक है, जो मेन टॉपिक है वो है वेव ऑप्टिक्स, जो अपना बचा हुआ है। देखो वेव ऑप्टिक्स अब तक हुआ नहीं है, तो वेव ऑप्टिक्स अभी सर करेंगे, उसमें सबको बैठना है। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन थ्योरी सपोज आपको खुद को एनसीईआरटी से पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, वो आपका कॉल है, वो आप खुद कर सकते हो। उसमें वो जो क्वांटम वाली चीजें नहीं आती। हाँ, इस बार तो 75% अटेंड, 75% मिनिमम क्राइटेरिया भी निकाल के रखा हुआ है, वो भी निकाल के रखा है। तो
नहीं, मॉडर्न फिजिक्स का तो रिवीजन बचा है गाइस। आयुष, मॉडर्न फिजिक्स का तो रिवीजन बचा है, वो तो मैं ही करवाऊंगा सिंपल, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रो, मॉडर्न एंड मैकेनिक्स, ये तो मैं ही करवाऊंगा। मतलब मॉडर्न का मैं ट्यूसडे को रखूंगा लेक्चर में, ट्यूसडे को उसका रिवीजन लेक्चर होगा मॉडर्न फिजिक्स का, पूरा का पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देख लो ओमकार, हाँ ग्रेविटेशन का रिवीजन है, लेकिन ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हुआ है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स का जो रिवीजन बचा हुआ है उसका एक लेक्चर बचा हुआ है, वो मैं करा दूंगा। अभी मैं काम करता हूँ एरर एनालिसिस, ठीक है, थोड़ा सा एरर के बारे में बात करते हैं। अब एरर एनालिसिस होता क्या है गाइस? पहले एकदम सिंपल, एरर एनालिसिस और फिर वर्नियर स्केल स्क्रू गेज को कैसे कंबाइन किया जाता है। नाउ व्हाट इज एरर? होता क्या पता है भाई, अलग अलग टाइप के एरर आते हैं, ह्यूमन एरर्स होते हैं, कुछ रैंडम एरर्स होते हैं, कुछ वो सब, मतलब अलग अलग टाइप के एरर्स होते हैं। अब एरर में होता क्या है, सपोज ऐसा पकड़ लो, मुझे पेन है, ठीक है, इस पेन को मुझे ना मेजर करना है। तो अब मुझे पता है इस पेन का सपोज लेंथ होगा कुछ 10 सेंटीमीटर, या लेट्स से ऐसा पकड़ लेते हैं 1 मीटर या 10 सेंटीमीटर पकड़ते हैं, ठीक है। अब 10 सेंटीमीटर इस पेन का एरर है, लेकिन सॉरी लेंथ है, लेकिन जिस स्केल से मैंने इसको मेजर किया है, कभी कभी वो देखने वाले की आई भी खराब हो सकती है, या स्केल में मैन्युफैक्चर एरर हो सकता है, या कोई भी टाइप के अलग अलग टाइप के एरर हो सकते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा, एरर जैसी आया तो मेरा एग्जैक्ट रीडिंग 10 नहीं रहेगा, 10 प्लस माइनस समथिंग रहेगा, ठीक है। तो 10 प्लस माइनस, एक मिनट, ठीक है। तो एरर जो होता है ना, तो एरर में अपना कुछ प्लस माइनस रहेगा, तो इसको ही हम लोग देखो यहाँ पे टर्म होता है, जैसे मैंने एक एक रीडिंग है मेरा, तो मैं प्लस माइनस कुछ डेल्टा ए लिखता हूं, एंड दिस इज नथिंग बट माई एरर। अब इसको हम लोग बोलते हैं मीन वैल्यू, ठीक है। और ये जो एरर होता है, ठीक है, अब ये मेरा ए का एक्चुअल वैल्यू हो गया, ठीक है गाइस। ये जो डेल्टा ए हो गया है ना, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोई कोई किसी को नाम, किसी कोई वर्ड पता है इसको हम लोग कौन सा एरर बोलते हैं? बताओ गाइस। नहीं नहीं नहीं, डेविएशन नहीं, मतलब इसको हम लोग देखो, एक सिंपल सी बात, ये जो एरर होता है डेल्टा है, उसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे मीन लूंगा, तो यहाँ पे आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। मतलब मैंने क्या किया, अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एकदम सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ, सब लोग ध्यान से सुनो, एकदम सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से ये एक स्केल है। अब क्या किया, मतलब लेट्स से गौरव सर ने मेजर किया, इसको 2 सेंटीमीटर आया, आतिफ सर ने मेजर किया, उसको 3 सेंटीमीटर आया, कोई शुभम है उसने मेजर किया 4 सेंटीमीटर, आर्या ने मेजर किया, उसको 5 सेंटीमीटर आया, सबका अलग अलग रीडिंग आया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस ए की वैल्यू में A1, A2, A3, A4, A5, 5 लोगों ने 5 अलग अलग मेजर किया, ठीक है। किसी का 2 सेंटीमीटर आया, दोनों का 2 सेंटीमीटर आया, इसका 3 सेंटीमीटर आया, इसका कुछ 4 सेंटीमीटर आया, ठीक है। और लेट्स से इसका 3 सेंटीमीटर आया, तो कितना हुआ टोटल, यहाँ पे कितना हुआ, ये टोटल जो हुआ वो कितना हुआ। एक काम करते हैं, मैं ना चीजें को इजी रखने के लिए ना, मतलब कैलकुलेशन मुझे नहीं करना है अभी, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ। ये 1 सेंटीमीटर आया, ये 2 सेंटीमीटर आया, ये 3 सेंटीमीटर आया, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, ऐसे एक रैंडम 5 लोगों ने एक ही पेन का रीडिंग ले लिया, या इसकी लेंथ मेजर की अपन ने, तो लेंथ की वैल्यू इतनी आई, अलग अलग लेंथ की वैल्यू आई, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, इसके एवरेज वैल्यू निकलते ना अपन, तो उसको हम लोग बोलते हैं मीन वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू क्या होगी, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइड बाई 5। तो एवरेज वैल्यू कितनी है यहाँ पे, अब डायरेक्टली लिख सकते हो 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये 3 सेंटीमीटर एवरेज वैल्यू आई। अब ये जो मीन वैल्यू है ना, अब हम लोग लिखते हैं डेल्टा ए। तो डेल्टा ए का मतलब देखो क्या होता है, डेल्टा ए मतलब क्या, ए मीन माइनस A1, यहाँ पे ए मीन माइनस A2। तो हर एक में बिल्कुल, मतलब कितना, मतलब कोई बोलेगा डेविएशन कितना है, मतलब कितना यहाँ पे कितना अलग अलग है। तो जैसे इसमें आप देखोगे 3 माइनस 1, इसका कितना है 2 सेंटीमीटर, इसका कितना है 3 माइनस 2 1 सेंटीमीटर, इसका कितना है 3 माइनस 3 0, इसका कितना है 3 माइनस 4 माइनस 1 सेंटीमीटर, और इसका कितना है 3 माइनस 5 कितना है, 3 माइनस 5 कितना है माइनस 2 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूंगा, इसका मॉड लूंगा, मॉड, इसका मॉड।
अब ये हर एक रीडिंग में इतना इतना एरर है, आप समझ में आ रहा है? देखो बेसिकली मुझे होता है एग्जैक्ट वैल्यू तुमको पता है कि एक ही एग्जैक्ट वैल्यू तुमको पता है क्या? नहीं पता। अपन ने एवरेज ले लिया और एवरेज को सबके साथ मतलब माइनस कर दिया, तो ये डेल्टा ए आया। अब मैं क्या करता हूँ, ये आया मेरा डेल्टा ए। इस डेल्टा ए का मैं मैग्नीट्यूड लेता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं इसको? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट मतलब मैंने क्या किया, उसका एब्सोल्यूट मतलब पॉजिटिव वैल्यू ली, तो मैंने सबकी ना पॉजिटिव वैल्यू कन्वर्ट की। इसका 2 आया, 1 आया, 0 आया, 1 आया, 2 आया। समझ में आ रहा है? मतलब ये -1 को मैंने किस में कन्वर्ट किया? 1 में कन्वर्ट किया। ये आ गया। लेकिन अब ये एरर आया, सब में अलग अलग एरर आया, तो उसकी मीन वैल्यू लो। देखो गाइस, उसकी मीन वैल्यू लो। अब इसकी मीन वैल्यू क्या होगी? डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूं? प्लस डेल्टा A3 डिवाइड बाय क्या होगा? 5। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा? 2 + 1 + 1 + 2 डिवाइड बाय 5। तो कितना है आंसर इसमें? 2 + 1 इज व्हाट? मैं ऐसे लिखता हूँ 2 + 1 + 0 + 1 + 2 डिवाइड बाय 5। तो 6/5, 6/5। तो 6/5 की वैल्यू कितनी है? 1.2। तो ध्यान में रखना गाइस, मैं क्या लिखूंगा? इस पूरे चीज को मतलब मैं ए की वैल्यू लिखूंगा, ए मीन विच इज 2 प्लस माइनस एरर कितना है? 1.2। तो आपको पता है बेसिकली ए की जो वैल्यू है मुझे पता ही नहीं है, तो ए की वैल्यू इज इन बिटवीन। तो ए की वैल्यू इज इन बिटवीन कितना है? 2 + 0.2 मतलब कितना? 3.2 एंड 2 - 1.2 मतलब कितना? 1.2। तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, 2 - 1.2 कितना हुआ? एक है यहाँ पे 0.8। तो 0.8 से लेके 3.2 के बीच में ए की वैल्यू है, लेकिन मुझे पता ही नहीं कितनी है। तो इस ये जो ऐसा जो कभी भी आपको दिखाई देगा ना ये चीज, तो इसका मतलब ये होता है। मतलब समझ में क्या होता है? क्योंकि मुझे पता नहीं ना यार मीन वैल्यू कितनी है, मुझे पता ही नहीं कि मीन वैल्यू कितनी है। मीन वैल्यू के साथ एरर निकालने का, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। हाँ, ए मीन कितना है? ए मीन कितना है गाइस? मैंने कुछ गलत बोला क्या? ओके, ए मीन 3 है, सॉरी, ए मीन 3 है। अरे यार एक मिनट रुको जरा। अब ए मीन की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो मुझे बताओ कितना है? ये तो कहीं ना कहीं मैथ्स में भी आता है, ये मैथ्स में आता है क्या? अप्रोक्सीमेशन वाला कुछ आता है, बोर्ड्स में अप्रोक्सीमेशन तो होगा ना। हाँ, तो गाइस ए की वैल्यू कितनी आएगी? ये स्टैटिस्टिक्स का भी फॉर्मूला है, हाँ, स्टैटिस्टिक्स का भी है। है। ये सब मतलब कंबाइन 3। अभी यहाँ पे कितना है समझ में आया ना? ए की वैल्यू 1.8 एंड 4.2 के बीच में होगी। तो आपको समझ में आएगा कैसे होता है? हाँ, ये पिछले साल बोर्ड में भी था, राइट। तो ये होगा ए। अब इसमें क्या होता है गाइस? इसमें 2-3 टर्म आएंगे। अब एक आएगा रिलेटिव एरर। नाउ व्हाट इज रिलेटिव एरर? अब रिलेटिव एरर ये जो टर्म आएगा वो आएगा डेल्टा ए मीन डिवाइड बाय ए मीन, और इसमें एक परसेंटेज एरर आएगा ना। व्हाट इज परसेंटेज एरर? डेल्टा ए मीन डिवाइड बाय ए मीन इंटू 100। क्या हो गया? परसेंटेज एरर। समझ में आया? तो गाइस पहले तो मुझे था मतलब समझ में आया, ये टर्म्स का मतलब तुमको समझ में आया कि नहीं आया? टर्म्स का मतलब समझना बहुत जरूरी है, ये टर्म्स के मतलब के बिना आप नहीं कर सकते। तो टर्म्स का मतलब समझ में, बिल्कुल अच्छी बात है। आतिफ सर, चेयरमैन को कॉल करो ना, इधर आने को बोलो। मैंने बोल दिया। ठीक है, तो गाइस एकदम सिंपल, मैं एक वापस एग्जैक्टली फटाफट बोलता हूँ। ऐसा पकड़ लो, एक टाइम पीरियड है, इसका पेंडुलम का टाइम पीरियड हम लोग मेजर कर रहे हैं। 3 अलग अलग लोगों ने 3 बार मेजर किया, तो T1 T2 T3 वैल्यू आई। एक का वैल्यू आया 2 सेकंड, एक का वैल्यू आया 4 सेकंड, एक का वैल्यू आया 3 सेकंड। तो मुझे बताओ इस केस में टी मीन कितना होगा? व्हाट इज टी मीन? 2 + 4 + 3 2 3 4। तो मैंने जस्ट आपको समझने के लिए, टी मीन इज 3, एवरेज इज 3। व्हाट इज डेल्टा टी? तो यहाँ पे टी हो गया। अब व्हाट इज डेल्टा टी? डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी? टी मीन मतलब कितना हो गया? डेल्टा टी इज टी मीन माइनस T1, टी मीन माइनस T2 एंड टी मीन माइनस T3। तो इसका वैल्यू कितना है? डेल्टा टी का वैल्यू कितना है? ठीक है, तो आप टी मीन की वैल्यू डायरेक्टली पता ही है आपको, तो डायरेक्टली पता है तो कितना है? टी मीन कितनी वैल्यू है? 3 है। 3 माइनस, एक मिनट, 3 - 2। ये आपने कल पिछले इसमें किया हुआ है वैसे। ए आया 1, 3 - 1 -1, और ये आया 0, राइट। तो ये आ गया डेल्टा टी। अब ये डेल्टा टी का जो मैं मैग्नीट्यूड लिखता हूं, तो क्या है? 1 1 एंड 0।
तो मुझे बताओ डेल्टा टी का मीन वैल्यू कितना है, डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3, तो कितना है 1 + 1 + 0 डिवाइड बाई 3 विच इज 2/3। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है गाइस। और यहाँ पे टी मीन की वैल्यू आई, टी मीन की वैल्यू तो अपन ने वैसे भी 3 लिख दी, करने की जरूरत नहीं, 2 + 4 + 3, जो चाहिए तो वो भी कर लेता हूँ। टी मीन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, 2 + 4 + 3 डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू कितना 3, ठीक है। तो मेरा जो टी आया वो आया टी मीन प्लस डेल्टा टी मीन। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब एब्सोल्यूट, इसको बोलते हैं हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर। समझ में आया। और जिसकी वैल्यू कितनी आई बेसिकली 3 ± 2/3, मतलब ये बेसिकली टी मीन जो है 3 - 2/3 से t + 2/3 के अंदर आता है। समझ में आया, यही समझ में आया। एरर का मतलब है, समझ में क्या होता है, ये टर्म का मतलब समझना जरूरी होता है। कुछ लोग डायरेक्ट इसके बिना पढ़ लेते हैं, इसलिए मैंने इसको पहले पढ़ाया। अब आगे जाते हैं। अब होता क्या है, इन जो टर्म्स होता है, मतलब कोई एक मैंने वैल्यू कैलकुलेट की उसमें एरर है, कोई दूसरी वैल्यू कैलकुलेट की उसमें एरर है। अब दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, एडिशन होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, डिवीजन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि एक आया क्वांटिटी जो 2 ± 0.3 है, एक बी क्वांटिटी है जो बेसिकली कितनी है, लेट्स से 1 ± 0.2 है। इसका मतलब मुझे बताओ ए एंड बी किसमें वेरी कर रहा है। अब मैथमेटिकली आप देखोगे, सो बेसिकली ए वेरीज फ्रॉम वेयर टू वेयर, ए वेरीज फ्रॉम कितना 2 - 0.3 मतलब कितना, इट वेरीज फ्रॉम 1.7 to 2.3। समझ में आ रहा है। बी वेरीज फ्रॉम कहां से कहां पे, यहाँ पे क्या 1 - 0.8 मतलब क्या 0.8 से लेके कितना 1.2। आपको समझ में आ रहा है। तो तुम यार कैलकुलेट करो ना भाई। मैंने बोला एक मेरी क्वांटिटी विच इज सी एंड विच इज ए प्लस बी, तो मुझे सी को इन टर्म्स ऑफ सी मीन प्लस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा सी मीन लिखना है। तो मुझे तो सी मीन एंड डेल्टा सी मीन की वैल्यू क्या हो। अब तुम ए प्लस बी कैलकुलेट करोगे यार, सिंपल सी बात है ना। ए प्लस बी किसके अंदर होगी, थोड़ा मैथमेटिकली देखो। 1.7 + 0.8 कितना होता है, 1.7 + 0.8 कितना होता है 2.5 से लेके 3.5। तो मैं इसका ना एक तरीका बताता हूँ आपको क्या करने का। सी मीन के लिए क्या करने वाला है, हाउ टू कैलकुलेट सी मीन, इट इज ए मीन प्लस बी मीन। और डेल्टा सी मीन जो होगा ना, डेल्टा सी मीन ये जो होता है, इसका मॉड भी क्या होता है, डेल्टा ए मीन जो है इसका मॉड प्लस करने का डेल्टा बी मीन का मॉड। तो मुझे बताओ ए मीन प्लस बी मीन कितना है, 2 + 1 कितना आया 3 आया, और इसका कितना है 0.3 प्लस कितना 0.2, तो इसका आंसर कितना है 0.5। तो हम डायरेक्टली क्या कैलकुलेट करेंगे, तो डायरेक्टली अपन सी की वैल्यू क्या लिखेंगे। देखो मेरे को सी की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, तो सी की वैल्यू क्या लिखेंगे 2 + 1 डायरेक्टली 3 कर दो, और इन दोनों को ऐड कर दो, तो कितना है 0.5 आया। तो सिंपल सी बात है ना। इससे भी मुझे क्या पता चला, इससे मुझे क्या पता चला, इससे मुझे ये पता चला कि सी इज ऑल्सो इन बिटवीन कितना 2.5 to 3.5, जो मैंने एक्चुअली यहाँ पे प्रूव कर दिया था ऑलरेडी। बराबर समझ में आ रहा है। इधर इस मेथड से जाओ या इस मेथड से जाओ, अपन इस मेथड जाएंगे क्योंकि अपने को पता है इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, काम खत्म हो गया। ये होता है एडिशन। सब्ट्रैक्शन में आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैंने सपोज सब्ट्रैक्शन बोला, मैंने बोला यहाँ पे 4 ± 0.3 है और बी की वैल्यू है 3 ± 0.2, ठीक है, और बोला मुझे a - b करना है, तो a - b क्या होगा। अब गाइज यहाँ पे एक चीज समझ में आना जरूरी है आपको, a - b करोगे ना, तो इन दोनों को तो सब्ट्रैक्ट करने का, मीन वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करने का, तो 4 - 3 कितना होगा, तो यहाँ पे तो 4 - 3 ही करने का, प्लस माइनस यहाँ पे कभी भी इन चीजों को ना ऐड ही किया जाता है। अब मैथमेटिकली इनको क्यों ऐड किया जाता है आपको समझना जरूरी है। 1 ± 0.5, कोई बोल सकता है कि ये क्यों मैंने किया, सपोज इसको वैल्यू मैंने सी ली, तो सी इज इन बिटवीन दिस, क्यों, थोड़ा सा मैथमेटिकली आप सोचो। ये आपके लिए एरर भी होता है, नहीं 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 मैक्सिमम एरर वगैरह नहीं। ए की वैल्यू किसके अंदर है, ए की वैल्यू यहाँ पे किसके अंदर है 4.3 एंड 3.7, बराबर। बी की वैल्यू किसके अंदर है, थोड़ा सा सोचना है आपको। ये देखो ये सब लॉजिकली पता होना चाहिए एडवांस वालों के लिए, मेंस वालों के लिए, नीट वालों के लिए कोई जरूरत नहीं है। 3.2, किसी ने बोला सर मतलब मुझे होता ए की वैल्यू किधर है, ए की वैल्यू किधर है, देखो ये ए है यहाँ पे, देखो अभी वीडियो देखो सब लोग, ए इधर है, ए इधर है, ठीक है। अब मुझे होता ए एंड बी है, ए की मैक्सिमम वैल्यू किधर है, ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है गाइस 4.3, और ए का ये मीन वैल्यू है विच इज 4, ये 4 है, ए 4 है और बी कितना है बी 3 है।
तो अब मुझे बताओ ए एंड बी में मिनिमम गैप कितना रहेगा, मिनिमम गैप कब रहेगा, ए एंड बी का मिनिमम गैप कब रहेगा, जब ए की मिनिमम वैल्यू लेंगे एंड बी की मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। समझ में आ रहा है क्या, ये मिनिमम गैप दिख रहा है ना, मुझे बता ए एंड बी के मिनिमम गैप कितना है, तो मिनिमम गैप कितना होगा जब ए का नीचे वाला वैल्यू और बी का मैक्सिमम वाला वैल्यू, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। मुझे बता ए एंड बी में मैक्सिमम गैप कितना रहेगा, मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब क्या, मैक्सिमम गैप, तो ए की मैक्सिमम वैल्यू लेंगे एंड बी की मिनिमम वैल्यू लेंगे, इसीलिए ये ऐसे आया है। ठीक है, तो गाइस ध्यान में रखना, ए की मैक्सिमम वैल्यू ये है और बी की मिनिमम वैल्यू ये है, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे अपन, तो 4.3 माइनस 2.8 करना पड़ता है मैक्सिमम गैप लेने के लिए, और बी की मैक्सिमम वैल्यू जो कि ये है और बी की ए की मिनिमम वैल्यू, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लेना पड़ता है। देखो ऐसा करना पड़ता है, तो जो कितना है 0.5 आया, तो बेसिकली ये 0.5 आया एंड 4.3 माइनस 2.8 कितना है, यहाँ पे 1.5 आया, इसीलिए a माइनस बी इज इन बिटवीन 0.5 एंड 1.5, इसीलिए ये चीज आया। अब समझ में आ रहा है गाइस, मैथमेटिकली समझो, ठीक है, ये सब मैथमेटिकली आपको समझना है। अब गाइस देखो, अब गाइस देखो, यहाँ पे ये सब कुछ हुआ है आपका, मैं इसीलिए आपको एक जस्ट छोटा सा रिकैप दे देता हूँ, क्योंकि आपने बोर्ड्स के लिए तो किया ही होगा पिछले साल। ठीक है, अब मैं जो थोड़ा सा जेई वाला पार्ट है वो बता देता हूँ, यहाँ पे जेई एंड नीट वाला पार्ट, ठीक है, कैसे आता है। अब हम लोग जाते हैं गाइस मल्टीप्लीकेशन पे। नाउ लेट्स गो टू मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन में डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब ऐसा पकड़ लेते हैं, ये ए की वैल्यू कुछ दी हुई है, ठीक है गाइस, ए की वैल्यू दी है 2 प्लस माइनस 0.3 एंड बी की वैल्यू दी है लेट्स से 1 प्लस माइनस 0.2। अब बोला एक सी है विच इज ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर। अब देखो ना, ए का क्यूब भी किया, बी का स्क्वायर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला आपको याद होगा शायद से, a टू द पावर m b टू द पावर n, और इसमें इवन डिवाइड किया मैंने, ठीक है, डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं ऐसे ही बोलता हूँ। तो मुझे तो डेल्टा सी बाई सी क्या होता है, व्हाट इज डेल्टा सी बाई सी, ये जो m होता है इनटू क्या करते हैं अपन, डेल्टा a बाई a करते हैं, और ध्यान में रखना ये सब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे अपन, इसमें यही करेंगे डेल्टा b बाई b। कोई बोल सकता है ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, गाइस मुझे बता ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, कोई बोल सकता है कि फॉर्मूला का डेरिवेशन कहां से आया होगा। गाइस इस फॉर्मूला का डेरिवेशन मैं आपको बताता हूँ, ये एकदम डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन यूज करके, बिल्कुल इसको डिफरेंशिएशन यूज करो, फिर बाद में मैं जब जेई एडवांस के अपने सेशंस होंगे तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें इससे हाथ से दिखाऊंगा, अभी के लिए जरूरत नहीं है जेई मेन नीट के लिए, ठीक है। इसका एक्चुअली डिफरेंशिएशन करना पड़ता है गाइस, ठीक है, मैं सिर्फ ए इंटू बी के लिए करता हूँ, आप लोग ए टू द पावर एम बी टू द पावर एन के लिए करो। कैसा होता है बताए, इसको डेरिवेटिव करो तो डीसी की वैल्यू क्या होगी, यूवी रूल लगाओ, क्या होगा डीए इंटू बी प्लस डीबी इंटू ए। कोई दिक्कत है क्या इसमें, मुझे बताओ पहले। ये डीसी हो गया। अब क्या करो, इन दोनों को डिवाइड करो, तो डीसी बाई सी की वैल्यू क्या है, सी से डिवाइड करो, तो डीसी बाई सी का डिवाइड बाई ए बी करेंगे, तो यहाँ पे बी बी कट हो जाएगा, देखो ना, डीए इंटू बी और डिवाइड बाई ए बी करो, और डीबी इंटू ए डिवाइड बाई ए बी करो, यहाँ पे क्या हो गया, ए और ए कट, बी बी कट, तो क्या दिख गया आपको, डीसी बाई सी इज इक्वल टू डी ए बाई ए प्लस क्या होगा डीबी बाई बी, हो गया ना, यही तो अपन ने लिखा है यहाँ पे। अब टू द पावर m होगा, टू द पावर n होगा, तो सिंपल सी बात है, a टू द पावर m होगा, तो यहाँ पे क्या होगा m a m माइनस 1 इंटू डी ए, अरे डिफरेंशिएशन करो ना, और n b टू द पावर n होगा, तो यहाँ पे क्या होगा n b टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी बी, मतलब डेरिवेटिव आपको ये मिल जाएगा, मतलब m n n के लिए भी मिल जाएगा, मैंने सिर्फ इसके लिए दिखा दिया, ठीक है, m n n के लिए डायरेक्टली ये वाला मिल जाता है, समझ में आया, मतलब डी में मिल जाता है डेरिवेटिव, इसको डेल्टा में लिख देने का, ठीक है गाइस। अब किसी ने बोला गाइस इस केस में फाइंड सी मिनिमम, कोई बोल सकता है कि यहाँ पे सी मिनिमम प्लस माइनस डेल्टा सी मिनिमम क्या रहेगा, कैसे कैलकुलेट करते हो, ये आ गया तो आपको समझ में आ गया, ऐसा समझ लो, ये आ गया तो आपको समझ में आया, ठीक है। सो हाउ टू फाइंड डीसी, तो पहले मैं क्या करता हूँ, डेल्टा सी बाई सी इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस, नहीं इंटीरियर कुछ करने की जरूरत नहीं, डेल्टा बी बाई बी। पहले तो मुझे बताओ इससे ये समझ में आया क्या, इससे डायरेक्टली लिख सकते हैं अपन 3 इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस 2 इंटू डेल्टा बी बाई बी, ये तो लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ 3 इंटू डेल्टा ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, भाई दिस इज डेल्टा ए एंड दिस इज ए ना,
तो क्या करेंगे अपन 0.3 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 इंटू व्हाट इज डेल्टा बी, डेल्टा बी की वैल्यू कितनी है 0.2 डिवाइड बाई क्या करेंगे अपन 1, ये हो जाएगा मेरा डेल्टा सी बाई सी। तो इसका आंसर मेरा आ गया यहाँ पे, राइट। इसका आंसर यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। अब मुझे बताओ जो सी मीन होता है यहाँ पे गाइस ध्यान में रखना, माई सी मीन इज नथिंग बट ए क्यूब इंटू ए मीन का क्यूब इंटू बी बी का स्क्वायर। तो ए क्यूब तो क्या है 2 क्यूब इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये तो आंसर कितना है 8। अब मुझे सी मीन पता है विच इज 8, तो मुझे क्या मिल जाएगा इस इक्वेशन से, मुझे क्या मिल जाएगा डेल्टा सी मिल जाएगा। भाई सी मीन मुझे पता है तो मुझे डेल्टा सी मीन नहीं मिलेगा। ये आपने सब 11th में आपके बोर्ड्स के लिए किया होगा। तो डेल्टा सी मीन यहाँ पे लेके जाओ तो डायरेक्टली आपको डेल्टा सी आ गया है। समझ में आ रहा है गाइस? मतलब मैंने क्या किया, मुझे सी को लिखना था, वे सी इज दिस मल्टीप्लीकेशन, तो आपको समझ में आ चुका है, राइट। हाँ, अब आगे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ और आपको समझ में आएगा। ऐसा पकड़ लेते हैं ई क्वांटिटी है विच इज ए क्यूब इंटू बी टू द पावर 4 सी स्क्वायर डिवाइड बाई डी क्यूब। अब कोई बोलेगा सर डिवीजन होगा तो क्या होगा। अब गाइस ध्यान में रखना, इसमें भी डेल्टा ई बाई ई क्या आएगा, इज कॉल्ड रिलेटिव एरर, राइट। और इसको इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज एरर आएगा। तो इसका भी आंसर कुछ नहीं, 3 इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस क्या 4 इंटू डेल्टा बी बाई बी प्लस यहाँ पे 2 इंटू डेल्टा सी बाई सी प्लस यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू डेल्टा डी बाई डी। काम खत्म तुम्हारा। और इसमें अलग अलग परसेंटेज एरर दिया रहेगा। कोई बोलेगा कि ए का परसेंटेज एरर दिया है 2%, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखना, हाँ मतलब ई मीन, इसमें सिर्फ इतना चीज ध्यान में रखना, ई मीन इज नथिंग बट ए मीन का क्यूब बी मीन का, मीन के लिए अपन यूज करेंगे, ठीक है। मीन के लिए ये सब यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, ये जो डी क्यूब है ना, यहाँ पे भी पॉजिटिव ही लिखना है। देखो यहाँ पे आप लोग बोलेंगे सर डिवीजन में तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस आएगा, ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। ये प्लस आएगा और मीन के लिए कर सकते हैं। लेकिन किसी ने बोला सर मुझे मेरा ई मीन प्लस माइनस डेल्टा ई मीन निकालना है, तो डेल्टा ई मीन कैसे निकालेंगे, इधर का ई मीन वैल्यू किधर निकालेंगे, और ये पूरा आपको पता होगा, तो यहां से मुझे डेल्टा ई मीन मिलेगा। आपको समझ में आ रहा है? मतलब मुझे ई को ऐसा लिखना है, ई मीन तो मिल जाएगा, लेकिन डेल्टा ई मीन के लिए अपने को ये वाला इक्वेशन यूज करना ही पड़ेगा। समझ में आया? कुछ कुछ क्वेश्चन इजी बनाने के लिए क्या देते हैं, परसेंटेज एरर इन ए इज 1%, परसेंटेज एरर इन बी इज 2%, इसमें 3%, इसमें 4%, तो बताओ परसेंटेज एरर ई में कितना रहेगा। तो बेसिकली इंटू 100 करो ना यार, यहाँ पे सब जगह पे 100 करोगे तो सब परसेंटेज एरर आएगा। तो इसका परसेंटेज एरर कितना मिलेगा मुझे, इंटू 100% कर दिया, तो इसका 2% था, तो 3 इंटू 2% करो, प्लस यहाँ पे सब इसका 3% था। अब समझ लो, ऐसा भी कर सकते हो ना अपन, ये 2%, 3%, 4%, 5% डाल तो तुम्हारा डायरेक्टली आंसर आ जाता है इसमें, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ चीज रहता है, ठीक है। ये होता है मेरा मीन, मतलब जेई मेरा नीट में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एरर एंड स्केल। अब क्या होता है ना, एडवांस में क्या होता है गाइस, जो मैं बाद में भी बताऊंगा, एडवांस के जब लेक्चर्स मतलब जेई मेन होने के बाद, एडवांस में कभी कभी क्या होता है गाइस, चीजों को कंबाइन किया जाता है और जेई मेन के अच्छे लेवल पे। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा बात बताता हूँ, आपको पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई क्या रूट ऑफ क्या होता है एल बाई जी होता है, राइट। आपको पता है जो पेंडुलम होता है ना, उससे हम लोग ग्रेविटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब मेरे पास यहाँ पे मैंने पेंडुलम लिया, पेंडुलम लगाया, मैंने एक स्टॉप वॉच रखा, मैंने एक लेंथ वगैरह मेजर की, मैं ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पे मेजर कर सकता हूँ। तो मुझे तो ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी इस फॉर्मूला के हिसाब से, व्हाट इज ग्रेविटी का वैल्यू, इसको स्क्वायर कर दो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। तो मुझे होता है जी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइड बाई टी स्क्वायर। अब गाइस एक चीज दिमाग में रखो, ये जो चीज है ना, अब मुझे बताओ मैंने ग्रेविटी की वैल्यू 4 पाई स्क्वायर इंटू लेंथ डिवाइड बाय टाइम स्क्वायर किया, तो मुझे तो लेंथ किस में मेजर करता हूँ मैं, लेंथ किससे मेजर करता हूँ, आइदर स्केल से, वर्नियर स्केल से, स्क्रू गेज से, बराबर। तो इसमें मुझे होता है तो एक सिंपल सी बात बताओ, लेंथ में एरर आएगा कि नहीं आएगा, लेंथ में एरर आएगा कि नहीं आएगा, आ सकता है ना। आपको पता है लेंथ का मतलब, लेंथ में जब अपन मेजर करते हैं तो आपको पता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है वही तो एरर होता है। भाई मैक्सिमम एरर क्या होता है, व्हाट इज मैक्सिमम एरर, वो जो एरर होता है वो क्या होता है, एरर इज नथिंग बट व्हाट, लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। जैसे मुझे बताओ यहाँ पे एक सिंपल सी बात देखो, मैंने अभी कैसे अपने एरर को अपने वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज को या कैसे कंबाइन कर रहा हूं मैं। एरर इज नथिंग बट व्हाट इज एरर इज नथिंग बट लीस्ट काउंट
मुझे बताओ तुम्हारा वॉच कितना एरर देगा, तुम्हारा वॉच कितना एरर देगा गाइस, तुम्हारा जो वॉच है वो कितना एरर देगा, अपना वॉच कितना लिस्ट काउंट, अपने वॉच का नॉर्मल वॉच का लिस्ट काउंट कितना है, 1 सेकंड है, 1 सेकंड है। तो मुझे बताओ अपना कभी भी आंसर जो होगा मैक्सिमम एरर अपना जो वॉच देगा वो हमेशा 1 सेकंड देगा ही देगा, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड ऐसे ही तो मेजर करेगा, कहीं 1.2 सेकंड कर सकता है क्या, किसी ने बोला सर 1.2 सेकंड, नहीं वो 0.2 वगैरह नहीं, अपना एरर, तो ध्यान में रखना एरर इज नथिंग बट लिस्ट काउंट। तो यहाँ पे एरर मतलब क्या, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा तो मुझे बताओ मैं टाइम तो मेजर करूंगा अपना कोई भी वॉच लेके, उसका लिस्ट काउंट में शायद से चलो स्टॉप वॉच ले तो 0.1 सेकंड भी हो सकता है, या तुमने अच्छा वाला वॉच बनाया तो 0.01 भी हो सकता है, तो लिस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो 4 पाई स्क्वायर को कुछ लेते नहीं है अपन, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा डेल्टा एल बाई एल प्लस क्या होगा 2 इंटू डेल्टा, देखो ये डिवाइड बाय है तो एल बाई टी स्क्वायर, तो 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी। अब इससे मुझे क्या मिल गया, परसेंटेज एरर इन ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के कैलकुलेशन में ये सब एरर आता है, ध्यान में रखना दिस इज नथिंग बट, ये जो ऊपर लिखा है दिस इज नथिंग बट लिस्ट काउंट, दिस इज नथिंग बट व्हाट, लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो भी टाइमर यूज कर रहे हैं या जो भी लेंथ या जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है यहाँ पे क्या लिखा है, समझ में आया? और फिर बाद में नहीं ये तो एल मीन एंड टी मीन है, जो भी टाइम पीरियड रहेगा जो भी लेंथ रहेगा। हाँ अब कभी कभी क्या होता है पता है गाइस, गाइस यहाँ पे एक चीज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कभी कभी इसके ऊपर लोग खेलते हैं और एडवांस में खास करके इसके ऊपर खेलते हैं। एडवांस के ऊपर क्या करते पता है, अपना पेंडुलम होता है ना पेंडुलम, जैसे एक स्विंग लिया, दूसरा स्विंग लिया, तीसरा स्विंग लिया, चौथा स्विंग लिया, मुझे बताओ वो लोग क्या करते पता है, ये जो एवरेज है ना, मतलब ये जो चीज है ना टाइम पीरियड, इसमें टाइम पीरियड टोटल लेते हैं, एवरेज को ये कम करने के लिए, एरर को कम करने के लिए टोटल टाइम पीरियड लिया जाता है, टोटल टाइम पीरियड। टोटल टाइम पीरियड मतलब क्या होता है पता है, मतलब ऐसा करते हैं सपोज अपन ने ना हर एक ऑस्किलेशन में कन्वर्ट करने लगे, मतलब मैं क्या करता हूँ एक पेंडुलम को मैं टाइम पीरियड मेजर करना है, तो एक पेंडुलम ऐसे गया वापस आया और मैंने बोला टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑस्किलेशन इज लेट्स से 3 सेकंड, एक ऑस्किलेशन का 3 सेकंड्स है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे टाइम पीरियड क्या यूज करेंगे गाइस, टाइम पीरियड क्या यूज करेंगे 3 सेकंड, और मैं सपोज एक क्लॉक यूज कर रहा हूँ, वॉच यूज कर रहा हूँ जिसका लिस्ट काउंट 0.1 है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे 2 इंटू 0.1 डिवाइड बाय 3 यूज करेंगे ना, क्योंकि भाई एक ऑस्किलेशन का टाइम पीरियड 3 था। अब एरर को कम करने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस करते हैं, मतलब वो जो ऑब्जर्वर होगा ना वो एक ऑस्किलेशन नहीं देखेगा, वो देखेगा चलो मैं देख रहा हूँ 30 ऑस्किलेशन, तो वो क्या करता है 30 ऑस्किलेशंस का टाइम मेजर करता है, ठीक है। तो 30 ऑस्किलेशन मतलब क्या हुआ, 30 ऑस्किलेशन मतलब क्या हुआ, एक ऑस्किलेशन 3 सेकंड्स का है, तो 30 ऑस्किलेशन कितने सेकंड्स के हुए 90। तो यहाँ पे वो टोटल टाइम पीरियड यूज करते हैं, तो टोटल टाइम पीरियड क्या होता है, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन, ज्यादा दिमाग मत लगाओ इसमें, इनटू टाइम पीरियड ऑफ ईच ऑस्किलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ईच ऑस्किलेशन। तो इससे क्या होता है ना एरर कम हो जाता है, समझ में आ रहा है, मतलब मैं कभी भी ना ग्रेविटी को कैलकुलेट करना होगा ना तो पेंडुलम को सिर्फ एक ऑस्किलेशन नहीं देखूंगा, मैं उसके 15 ऑस्किलेशन या 20 ऑस्किलेशन को ऑब्जर्व करूंगा, ठीक है। लेंथ तो भाई अपना वर्नियर स्केल या स्केल से यूज करनी पड़ेगी। इस तरीके से क्वेश्चंस में खेलते हैं गाइस, ये आप देखोगे मतलब कुछ कुछ आप जेई मेन जे एडवांस के क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन, कोई दिक्कत है। इस तरीके से अपना मतलब मैंने एक क्विकली आपको मैंने एरर एनालिसिस बता दिया और स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर बता दिया। अब आपका काम है थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और स्टडी करो, एक और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको और आइडिया आ जाएगा। हाँ बोल भाई शुभम, कुछ डाउट है? सर अगर हम लोगों ने टोटल टाइम पीरियड लिया तो मतलब टी की वैल्यू चेंज होगी ना, और वो भी बहुत ज्यादा चेंज हो गई ना। हाँ नहीं तो इसीलिए करते क्योंकि वो एरर है ना, मतलब यहाँ पे जो टाइम पीरियड जो है, ठीक है, एक्चुअली देखा जाए तो क्या होना चाहिए, एवरेज लेना चाहिए था, तुझे हिसाब से दे रहा है तो एवरेज लेना चाहिए था ना, नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो एवरेज में ना टी एवरेज करता हूं मैं तो एक नंबर आता है, वो नंबर एरर एनालिसिस में नहीं यूज किया करते, टोटल टी लेंगे डिवाइड बाय एवरेज वो कैलकुलेट करेंगे और मेरे एवरेज एनालिसिस करने जाऊं मैं अपना फॉर्मूला लिखने जाऊं तो यहाँ पे टी डिवाइड बाय वो एवरेज वैल्यू आ जाएगी ना, मतलब नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस वाली, बराबर ना, टोटल। अब नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस का स्क्वायर होते एक नंबर है बेसिकली, वो डेरिवेटिव में कैंसिल हो जाएगा जब डिवाइड करेगा डी मतलब dt बाई टी करेगा तो उसको लेते नहीं है, इसीलिए तुम अभी दिमाग मत लगाओ,
मैं उसको एडवांस में अच्छे से बताऊंगा कि क्यों इसका रीजन है। अभी के लिए सिर्फ टोटल टाइम पीरियड लेने का, बस इतना ध्यान में रखो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आए तो, ठीक है। ओके सर। अभी टोटल टाइम पीरियड लो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ इसमें, बस इस एक क्वेश्चन इसके ऊपर ही आएगा और कोई नहीं आएगा, बस, ठीक है। तो गाइज इतना कर लेना, मैं ये पीडीएफ को शेयर कर लेता हूँ क्योंकि अभी मुझे एक जगह पे भी जाना है। आपका बोर्ड्स का लेक्चर में लगवा दूंगा, सिर्फ वे ऑफ सबका बचा हुआ है, जो पोर्शन वाइज बचा हुआ है, बाकी एक रिवीजन में मेरा मॉडर्न सीरीज बचा हुआ है जो मैं लूंगा ट्यूसडे को, ठीक है गाइज। तो अपन मिलते हैं जल्दी ही, बाय गाइज।